नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है तेरी जुस्तजू में निखर गए और इसकी राइटर है हुमा आमिर। और आज मैंने आप लोगों को एपिसोड प्रोवाइड नहीं की है, नमल की जस्ट प्रोवाइड किए हैं। और क्योंकि कल मैंने 2 एपिसोड्स आप लोगों को दी थी, इसलिए फिर आज मैंने इश्क मासूम है कि एपिसोड नहीं दिए, वो कल आप लोगों को मिल जाएगी। तो उसकी जगह पर आज आप लोगों को मैं एक नावल सुना रही हूँ। और ये नावल फोर्स्ड मैरिज का है और इसके अलावा रूड हीरो बेस्ड है। तो होप सो कि आप लोगों को ये नावल पसंद आएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। हैप्पी बर्थडे टू यू। उसने गुलाबी कागज़ में लिपटा पैकेट और साथ ही एक कार्ड उसकी सिमत पढ़ाया। तुम्हें याद रहा? मनाहिल ने दोनों चीज़ें थाम कर हमेशा की तरह कहा। मुअज़्ज़िज़ खातून, पिछले 4 सालों से हर दफ़ा मैं इस दिन का कुछ हिस्सा आपके साथ गुजारने के लिए आपके शहर की जानिब दौड़ता हूँ, चाहे मुल्क के किसी भी हिस्से में हो। ये दिन मुझे आपकी जानिब खींच लाता है और आप हैं कि हर दफ़ा ये जुमला बोलकर मेरा मूड ख़राब कर देती हैं। उसने बन कर कहा। सॉरी शायरी मुँह से निकल जाता है। मनाहिल ने माजरत की तो उसने सर हिला दिया। ज़ावियार और शीज़ा कैसे हैं? मनाहिल ने शहरयार से उसके बहन भाई के मुतल्लिक पूछा। मज़े में ही होंगे। मैं तो पिछले 15 दिनों से इस्लामाबाद में था, कल ही कराची आया हूँ। ज़ावियार से तो मुलाकात भी नहीं हुई, शहरयार ने बताया। मेरी कल फ़ोन पर जोहा से बात हुई थी। उसका और जमल का रिज़ल्ट आउट हुआ है। मैंने विश करने के लिए फ़ोन किया था, मनाहिल ने खबर दी। हद है बेखबरी की। जोहा की तो खैर है, मगर जमल तो जीना हराम कर देगी। उसने कान पकड़े तो मनाहिल हंसती और शहरयार अवान देखता रह गया। यार अब तो तुम्हारी हाउस जॉब है, अब तो इजाज़त दो कि मैं बीबी जान को भेज सकूं, उसने फरियाद की। कुछ रोज़ पहले बीना चच्ची का भी इसी सिलसिले में फ़ोन आया था। बाबा से रिक्वेस्ट की गई थी कि डॉक्टर वकार के लिए मनाहिल अफाक का रिश्ता दरकार है। वो मज़े लेकर बताने लगी, जबकि शहरयार अवान अंगारों पर लौट गया। तुम इतनी अहम बात अब बता रही हो, खालू जान ने क्या जवाब दिया? उसने पूछा। अभी मेरा हाउस जॉब मुकम्मल नहीं हुआ, बाबा ने सोचने को कहा है। तुम मुझे मरवाओगी, मैं कल ही बीबी जान से बात करता हूँ। हाउस जॉब तुम शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकती हो। वो सचमुच जलाहट का शिकार था। शहरी, तुम जानते हो कि बाबा अवान हाउस वालों को पसंद नहीं करते। वो तज़ब्ज़ुब के आलम में थी। लेकिन शहरयार अवान को रिजेक्ट करना भी इतना आसान नहीं है। उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। इतने पुरएतमाद हो? उसने मुस्कुराकर शहरयार के वजी चेहरे की तरफ देखा। गलत हूँ क्या? उसने मनाहिल की आंखों में झांका तो वो घबरा कर दाएं जानिब देखने लगी। वो दोनों इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे थे जो मनाहिल के कॉलेज से नज़दीक था। वक्त ऐसा था कि रेस्टोरेंट कदरे सुनसान था। उसने तवील सांस खारिज की। ये शख्स बाज़ औक़ात मुकाबिल को बेबस कर देता है। तुमने जवाब नहीं दिया? अब के उसके लहजे में शरारत थी। वो बगौर मनाहिल का जायज़ा ले रहा था। तुम्हारे सवाल का जवाब बाबा अच्छी तरह दे सकते हैं, उसने खुद को संभाल कर धमकी अमेज़ लहजे में कहा। और फिर दोनों हंस दिए। खाने से तो फारिग हो चुके थे। शहरयार ने बिल के पैसे टेबल पर रखे और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। घर चलोगे? मनाहिल ने पूछा। नहीं, इस मर्तबा नहीं, वरना मुझे घर जाकर भी बताना पड़ेगा कि मैं हैदराबाद गया था। उसने माजरत की तो मनाहिल मुस्कुरा दी। ये शख्स उसकी मोहब्बत में कहीं बेएहतियातियाँ कर जाता था। फिर वो उसे घर के नज़दीक उतार कर चला गया। वो बाई कार ही कराची से हैदराबाद आया था। वो अंदर की जानिब बढ़ी तो कोई साहब दरवाजे पर खड़े थे। मुझे सर ऐवान से मिलना है, एक फ़ाइल पर उनके दस्तखत चाहिए, वो बताने लगा। अंदर आ जाइए, मैं आगा जी को बताती हूँ। उसने 3 सीढ़ियाँ तय करके लकड़ी का मुनकिश दरवाज़ा खोला और ऊपर अपने कमरे की बालकनी में किसी काम से आने वाला ज़ावियार अवान सारा सीन मुलाहिज़ा कर चुका था। खून खौल उठा था उसका। सख्त चिढ़ थी उसे अपनी इस कज़न से जिसका नाम जिमल रेहान था। इस लड़की को आगा जी के लाड प्यार ने हद से ज़्यादा बिगाड़ दिया। इसी लाड प्यार ने फुप्पो को भी ज़िद्दी बना दिया था कि ख़ानदान के असूल उनकी वजह से तोड़े गए थे। वो ठहरा असूलों पर समझौता न करने वाला शख्स। बुरे लगते थे उसे वो अफराद जो अपने नफ्स के ग़ुलाम होते थे। वो नागवारी से काफ़ी देर तक सोचता रहा। बकौल जिमल रेहान के ज़ावियार ने अपने जज्बात किसी खुफिया लॉकर में रख दिए हैं और एक दिन में उस बैंक का पता मालूम करके उसमें डालूंगी डाका।
बल्कि अक्सर तो वो पीठ पीछे उसे आइस मैन कहती थी। आगा जी को ऑफिस के बंदे का बताकर वो सिटिंग रूम में आ गई, जहाँ जावियार जोहा डाइजेस्ट पढ़ने में मगन थी। वो धप से उसके नज़दीक बैठ गई। यार, आज सुबह से जावियार ऐवान का दीदार नहीं हुआ। वो जोहा के हाथ से डाइजेस्ट छीन कर बोली। मुंह धो रखो, यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। जोहा ने डाइजेस्ट वापस ले लिया। तुम तो ऐसी दिल जलाने वाली बातें ना करो। जानती भी हो कि मेरा दिल कब से जावियार के सपने देख रहा है। उसने मलामत भरी नज़र जोहा पर डाली। ना तो तुम समझ में आती हो, ना तुम्हारे दिल की बातें। सुन लो कि तुम जावियार नाम का केटू सर कर लेती हो तो उस फहद खान का क्या होगा जो बचपन से तुम्हारे नाम पर बैठा है। जोहा ने आखिरी जुमला जिस अंदाज से अदा किया था उस पर जमल की हंसी निकल गई। यार, तुमने तो फहद की जिन्स ही बदल दी। हमारे माशरे में लड़की बैठती है लड़के के नाम पर, मगर मैं यानी जिमल रेहान उन लड़कियों में से नहीं हूँ। फहद का कुछ न कुछ इंतज़ाम कर ही लूँगी, पहले वो पत्थर तो मोम हो। उसका इशारा जावियार की तरफ था, जो उसकी जानिब देखना भी गवारा नहीं करता था। इस घर के मकीनों को देखो। घर की 2 लड़कियों ने BSc में शानदार कामयाबी हासिल की है, मगर यहाँ किसी को सेलिब्रेशन का ख्याल भी नहीं। अब के उसने गुफ्तगू का रुख मोड़ा तो जोहा ने उसे बगौर देखा। हम दोनों ने कोई अनोखी डिग्री हासिल नहीं की। अवान हाउस की सारी जनरेशन तालीम याफ्ता है। उसने गोया जिमल की मालूमात में इजाफा किया। क्या हो रहा है ये? जावियार की भारी आवाज़ पर दोनों उछल पड़ी। दरवाजे के बीचों बीच जुबरान खड़ा मुस्कुरा रहा था। नकल के अलावा कुछ और भी आता है तुम्हें? जोहा ने भी पंजे तेज़ किए। मैंने सोचा आप दोनों ही हैं तो जाहिर है जावियार भाई ही मौजू होंगे। वो भी कुशन लेकर आ गया। कुछ पता चला आपको? उसने सनसनी फैलाने की कोशिश की। किस बारे में? वो दोनों हमतन गोश हुई, क्योंकि इतना तो मालूम था कि जिब्रान के पास ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी। बीबी जान और ताई अम्मी, शहरयार की वालदा, हैदराबाद जा रहे हैं। जिब्रान खामोश हो गया। किस सिलसिले में? जिमल को बेचैनी हुई। सायरा आंटी की मनाहिल आपी का रिश्ता लेने। सायरा शहरयार की खाला थी। किस के लिए? खुलकर बताओ, पहेलियाँ मत बुझवाओ। जोहा ने उसका कान पकड़ा। एक तो आप लोगों के साथ नेकी करना ही नहीं चाहिए। वो कान मसलने लगा। अच्छा मेरे प्यारे भाई, सॉरी, अब पूरी बात बताओ। जोहा ने फ़ौरन माजरत की। शहरयार भाई के लिए, और सुना है कि ये काम शहरयार भाई की एमा पर हो रहा है। जबरान ने मज़ीद बताया। तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? जिमल ने पूछा। आंखें और कान खुले रखता हूँ। कल रात को आगा जी के कमरे में मीटिंग हुई थी जिसमें सभी बुजुर्ग शामिल थे। तय ये हुआ है कि कल बीबी जान और ताई अम्मी को जावियार भाई हैदराबाद ले जाएंगे। बाकी के मामला तो वहाँ जाकर ही तय होंगे। उसने सारी तफसील बताई। इसका मतलब ये हुआ कि शहरयार भाई शादी से इनकार मनाहिल आपी की वजह से कर रहे थे। जिमल ने अंदाज़ा लगाया। जाहिर है, जब ही तो उन्होंने खुद से मनाहिल आपी का नाम लिया है। वो दोनों तबसरे करने लगे, जबकि जिब्रान ने काउच पर लेटकर जोहा का रखा हुआ डाइजेस्ट उठा लिया था। शहरयार का ख्याल कितना दुरुस्त था कि अवान हाउस से नापसंदीदगी के बावजूद शहरयार अवान को रिजेक्ट करना आसान नहीं था। आज बीबी जान और खाला उसके रिश्ते के लिए आई थी। बाबा ने शहरयार से उसका रिश्ता तय कर दिया था। इस सारे किस्से में बाबा को कहीं अपनी तन्हाई का ख्याल भी था। उसके दोनों भाई मुरसलीन और जैन, जो पहले ही अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ नॉर्वे में थे, अगर बाबा उसका रिश्ता वकार से तय कर देते तो वो और मम्मा तन्हा ही रह जाते, क्योंकि बीना चच्ची की फैमिली ऑस्ट्रेलिया में सेटल थी। शायद इसी बात ने उन्हें बीबी जान के आगे इकरार पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त वो अपने कमरे में बैठी हाथ में पहने ब्रेसलेट को घुमाते हुए सोच रही थी। ये ब्रेसलेट शहरयार ने उसे सालगिरह पर गिफ्ट किया था। उसे ठीक से याद नहीं था कि कब उसके और शहरयार के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ी थी। खालाजाद था, सो शहर अलग होने के बावजूद भी मुलाकात होती रहती थी। जब शहरयार ने उसे प्रपोज़ किया था उस वक्त वो MBS के सेकंड प्रोफेशनल में थी। उसने शहरयार से कहा था कि उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद शहरयार कोई कदम उठाए, मगर वकार के बीच में आ जाने की वजह से शहरयार ने उसके हाउस जॉब से पहले ही बीबी जान और माँ को भेज दिया था। वो खूबसूरत सपने बुनते हुए सोने की तैयारी करने लगी। अवान हाउस में शहरयार की मंगनी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। क्या ख्याल है बीबी जान, शहरयार भाई को मंगनी की रस्म के लिए हैदराबाद ले जाएं? गाँव तकिए से टेक लगाकर जोहा ने उससे राय मांगी। वो सब लड़कियां एक साथ बैठी थी, जबकि लड़के थोड़े फासले पर बैठे थे।
ले जाना चाहिए क्योंकि मनाहिल आपी की फैमिली थोड़ी ब्रॉड माइंडेड है, वर्षा ने कहा, जबकि जिमल की तो नज़र लड़कों पर थी। आगा ऐवान के 2 बेटे और 2 ही बेटियां थीं, इम्तियाज़ ऐवान, फिर बख्तियार ऐवान, ज़ेनिया ऐवान और उससे छोटी सबरीना ऐवान, जो छोटी होने की वजह से सबकी लाडली थी। आगा जी का ताल्लुक़ सरहद के पहाड़ी इलाके डेरा ज़ावियार से था और यहाँ के सारे मादनी ज़खायर कानूनी तौर पर आगा ऐवान की मलकियत थे, लेकिन उनके दोनों बेटों ने आला तालीम हासिल करने के बाद शहर जाकर बिजनेस करने को तरजीह दी थी। कारोबार के लिए उन्हें कराची का माहौल साजगार लगा था। मेहनत के बलबूते पर वो माँ बाप को शहर ले आए। बेटों का अपनी ज़मीन, अपने रस्म व रवाज से ताल्लुक़ टूट जाए, इसलिए बीबी जान ने शहर जाने से पहले इम्तियाज़ और बख्तियार की शादियाँ अपनी नंद की बेटियों से कर दी थी। साथ ही ज़रमीना की शादी भी अपने भांजे से कर दी थी, जो कि सबरीना अभी BA कर रही थी, इसलिए उसे रियायत दी गई थी। यही उनकी गलती थी। एक दिन वो अपनी सहेली के भाई को उनसे मिलवाने के लिए आई थी। वो उससे शादी करना चाहती थी। ऐवान हाउस में तूफान आ गया। उस वक्त ख़ानदान से बाहर बेटी देने का रवाज नहीं था। आगा जी के मना करने के बावजूद उसने ज़िद पकड़ ली थी। साथ ही धमकी भी दी थी कि अगर रेहान खान के घर वालों को मायूस लौटाया गया तो वो खुदकुशी कर लेगी। इम्तियाज़ और बख्तियार ऐवान ने भी उसे समझाया। फिर मायूस होने के बाद आगा जान को समझाने लगे कि उसकी ज़िद मान ली जाए। यूँ सबरीना ऐवान शादी के बाद सबरीना रेहान बनकर लाहौर चली गई, मगर उसकी खुशियों की मुद्दत बहुत कम थी। 3 साल बाद ही रेहान उसे दाग़ी मुफारकत दे गया। एक रोड एक्सीडेंट के नतीजे में 2 साल की जिमल यतीम हो गई। आगा जी चाहते थे कि बेटी और नवासी को अपने साथ कराची ले आएं, जबकि रेहान के बड़े भाई फुरकान खान को भी भतीजी की दूरी का डर था। वो इस शर्त पर राज़ी हुए कि जिमल का रिश्ता उनके 5 साला बेटे फहद खान से तय कर दिया जाए। सबरीना और आगा जी ने कोई एतराज़ ना किया, और अगर उन्हें एतराज़ था भी तो वो खामोश रहे थे। इस तरह सबरीना दोबारा से ऐवान हाउस वापस लौट आई। अब उनके साथ जिमल के अलावा रेहान खान की यादें भी थी। उस वक्त ज़ावियार 6 साल का और शहरियार 7 साल का था, जबकि शिजा 2 साल की थी। ये तीनों इम्तियाज़ ऐवान के जिगर गोशे थे, जबकि बख्तियार ऐवान के आंगन में जोहा और जिब्रान थे। जोहा 2.5 साल की थी। ज़रमीना के शौहर खरसम ने भी फैमिली समेत कराची में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। उनका बड़ा बेटा हमज़ा जोहा का हम उम्र था। इसके बाद जरशा और वर्षा थी, जबकि सनान सबसे छोटा था। वक्त का परिंदा अपनी परवाज़ पर था। एक वक्त आगा जी सबरीना के जितने लाड उठाते थे, अब यही लाड प्यार जिमल के हिस्से में आया था। उसकी बात मानना गोया आगा जी पर फ़र्ज़ था। दोनों मामू भी उसे अपनी औलाद जितनी अहमियत देते थे। यही वजह थी कि वो बहुत लाउबाली थी। शोखी तो कूट कूट कर भरी थी, जबकि ज़ावियार जो शुरू से ही संजीदा था, उसकी हरकतों पर बेहद चिढ़ता था। उसे तो अपनी फुप्पो से भी इख्तलाफ था, जिसने एक गैर शख्स के लिए अपने बाप को रवायात तोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसकी ज़िंदगी में दूर तक इश्क व आशिकी का तस्वुर ही नहीं था। उसने लम से MBA किया था। चंद साल पहले हेपाटाइटिस का शिकार होकर समीना बख्तियार, जोहा और जिब्रान को अपनी ममता से महरूम कर गई थी। उस वक्त सबरीना ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया था। जोहा भी हमज़ा से मंसूब थी। रात को देर से सोने की वजह से सुबह सभी देर से जागे थे। छुट्टी का दिन था, इसलिए खैरियत रही थी। बीबी जान जब बड़ी अम्मी और सबरीना से बातें कर रही थी, तब वो तेल की शीशी लेकर माँ के पास आई। मम्मा, तेल की मालिश तो कर दे। वो आगे बैठ गई। मौजूद गुफ्तगू मनाहिल के कपड़े और जेवरात थे, जो मंगनी के मौके पर यहाँ से जाना थे। बीबी जान, जोड़ा किस रंग का लेना है? बेगम इम्तियाज़ ने पूछा। उन्हें सब बड़ी अम्मी कहते थे। तेज़ रंग तो बारात में अच्छा लगेगा, फ़िलहाल हल्के रंग का ले लो, उन्होंने बहू से कहा और फिर जिमल की जानिब मुतवज्जे हुई। कितने दिनों बाद तुम्हें सर में तेल डलवाने का ख्याल आया है? उन्होंने उसके रूखे बाल देखकर कहा। बीबी जान, मुझे सुस्ती होती है। आज भी इसलिए हिम्मत कर ली कि शाम में पार्लर जाऊंगी कटिंग करवाने के लिए। तुम बाल बढ़ाती क्यों नहीं हो? तुम पर सूट करेंगे लंबे बाल, बड़ी अम्मी ने भी राय दी। भाभी, अगर ये बाल बढ़ाएगी तो उसके बाल संभालेगा कौन? हफ्तों तो इसे बालों में तेल डलवाने का ख्याल नहीं आता, सबरीना ने गिला किया। उसी वक्त ज़ावियार ब्राउन ट्राउज़र और ब्लैक बुनियान में मलबूस आ गया। हालांकि वो ऐसी बेहतियाती कम ही करता था। मम्मा कब से जिना को शर्ट दिया प्रेस करने के लिए, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मुझे देर हो रही है, जिम जाना है।
वो सब जलाया हुआ लग रहा था। चलो मैं देखती हूँ। वो उसे साथ लेकर चली गई तो जिमल ने एक ठंडी सांस ली और सोचा, कब वो दिन आएगा ज़ावियार ऐवान जब तुम छोटे छोटे कामों के लिए मुझे पुकारोगे। मालूम नहीं कब फहद खान के और अपने रिश्ते से बाखबर होते हुए भी वो ये आस दिल में लिए बैठी थी। सुबह सवेरे वो लोग हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे। एक गाड़ी में बुजुर्ग थे जिसे जिब्रान ड्राइव कर रहा था, जबकि दूसरी गाड़ी में यंग जनरेशन थी। आगा जी को मुनासिब नहीं लगा कि वो शहरयार को साथ ले जाए, सो वो अवान हाउस में अपनी नींद पूरी कर रहा था। ज़ावियार भाई, ज़रा पानी की बोतल तो दीजिएगा। सनान ने आवाज़ दी तो ज़ावियार ने पलटकर उसे पानी की बोतल थमाई। पीछे का मंजर उसका खून खौला गया था। जिमल ने सनान के कंधे पर सर रखा हुआ था और नींद के मज़े ले रही थी। सनान ने बोतल से पानी निकाल कर उसके चेहरे पर फेंका तो वह हड़बड़ा कर उठ गई, जबकि ज़ावियार अपना रुख मोड़ चुका था। बैतबाजी कर लेते हैं ताकि तुम लोगों की नींद उड़े, वो जिमल से कहने लगा। फिर उसने खुद शुरुआत कर दी। यारब कहीं से भेज दे सूरज का साहिबान, बादल की आंख है मेरे कच्चे मकान पर। उसके शेर पढ़ने के बाद सारी लड़कियां मुस्ता हो गई। पहले बैतबाजी और फिर गाने सुनाए गए। यूँ उनका सफ़र तमाम हुआ। आंटी सायरा ने उन सब के ठहरने के लिए पड़ोस के बंगले में इंतज़ाम किया था। नाश्ते के बाद लड़कियां अपनी तैयारी में लग गई, जबकि लड़के इलाके का राउंड लगाने निकल गए। शाम को वो सब मुकम्मल तैयारी के साथ आंटी सायरा के घर पर थे, जहाँ लॉन में स्टेज बनाया गया था जिसे फूलों से आरास्ता किया गया था। मेहमानों के लिए राउंड टेबल और कुर्सियाँ लगाकर बैठने का इंतज़ाम किया गया था। मनाहिल को उनके लाए गए सामान से सजाया गया था। धानी और महरून पेशवाज पजामे, लाइट मेकअप और ज्वेलरी में उसका हुस्न हूरों को भी मात दे रहा था। सनान अपने हैंडी कैम में सारे मनाजिर अक्स बंद कर रहा था ताकि शहरयार की दिलदारी हो सके। बीबी जान ने ख़ानदानी कंगन मनाहिल को पहनाकर रस्म की। यूँ मनाहिल शहरयार के नाम से मंसूब हो गई। इसके बाद ज़ावियार ने रवाज के मुताबिक मनाहिल को सब्ज़ चुनरी ओढ़ाई जिस पर गोल्डन काम बना हुआ था। आज उसका चेहरा भी अंदरूनी खुशी से दमक रहा था। ब्लू शर्ट और पजामा पर पिंक दुपट्टा लिए जिमल उसके चेहरे के रंगों को बगौर जांच रही थी। क्या नज़र लगाओगी मेरे भाई को? जोहा ने उसके कान में कहा तो वो बिना कोई जवाब दिए मुस्कुरा दी, ये सोचते हुए कि ज़ावियार का हसूल उसकी ज़िंदगी का अहम मकसद है। आज ही के दिन शहरयार और मनाहिल की शादी की तारीख भी रख दी गई, जो 2 माह बाद होना थी। वापसी के सफ़र में ज़ावियार गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि दूसरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट सनान ने संभाल ली। शहरयार अवान हाउस में बेचैनी से उनका मुंतज़िर था। बड़ी अम्मी की ख्वाहिश थी कि शहरयार की शादी पर ज़ावियार भी मंगनी शुदा की लिस्ट में आ जाए। ये खबर सुनते ही जिमल रेहान के हाथों के तोते उड़ गए। ज़ावियार अवान का नाम किसी और के साथ लिया जाए, ये उसे किसी तौर गवारा नहीं था। उसे इस मंगनी को किसी तरीके से रोकना होगा। क्या करोगी तुम? जिब्रान ने पूछा। वो और जोहा उसके हम राज थे। ज़ावियार से कहूँगी कि वो मंगनी से इनकार कर दे। ज़ावियार भाई को तुम अच्छी तरह जानती हो, ऐसी कोई भी हरकत तुम्हें ही नुकसान देगी। वो टेलीफोन पर तुम्हारा फहद से निकाह करवा देंगे, फिर पालती रहना लंदन पर फहद खान के बच्चों को, उसने कहा। शट अप, इतना आसान नहीं है मेरा निकाह करवाना, तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। वो कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रही थी, जबकि जिब्रान सोफे पर बैठा कुशन गोद में रखे जिमल को बगौर देख रहा था। कुछ मालूम है तुम्हें बड़ी अम्मी का इरादा कहाँ है ज़ावियार की मंगनी करने का? जिमल ने पूछा। शहरयार भाई के दोस्त हैं ज़मान, उनकी बहन का नाम सुनने में आया है। ज़रिश अरफान साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है और PhD का इरादा है। जिब्रान ने मुफसल रिपोर्ट दी। ज़रिश वही जो बहुत मगरूर है? जिमल ने पूछा। हाँ, हसीन भी तो बहुत है, जिब्रान ने कहा। मैं जल्द ही मौका देकर ज़ावियार से बात करूँगी। ये तो तय है कि अगर ज़ावियार की ज़िंदगी में कोई आया तो वो जिमल रेहान ही होगी। उसके मुस्तहकम लहजे पर जिब्रान उसे देखता रह गया। फिर दूसरे दिन ही उसे मौका मिल गया। बीबी जान अपने कमरे में थी, जबकि बड़ी अम्मी और मम्मा बाज़ार गई हुई थी मनाहिल की बरी की ख़रीदारी के सिलसिले में। उसने कुछ देर पहले ज़ावियार को कमरे में जाते देखा था। वो अपनी सुर्ख कॉटन की कमीज़ को शिकने ठीक करती हुई उसके कमरे तक पहुंची और दरवाज़ा नॉक किया तो ज़ावियार ने अंदर आने की इजाज़त दी तो वो दिल ही दिल में लफ्ज़ मुंतखब करती हुई अंदर आ गई। जिमल को देखकर उसकी पेशानी पर शिकने आ गई। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जिमल ने उसकी नागवारी को नज़रअंदाज कर दिया। वो कंप्यूटर के आगे कुछ टाइप कर रहा था। हाँ जल्दी कहो, मुझे बहुत काम है,
उसकी तवज्जो कंप्यूटर पर थी। आप ज़री से शादी से इनकार कर दें? उसकी बात सुनकर चौंका और पूरा का पूरा उसकी जानिब घूम गया। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि आप ज़रिश या किसी भी दूसरी लड़की से शादी करें। मैं आपके नाम के साथ किसी दूसरी लड़की का नाम भी नहीं सुन सकती। उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रही थी, इतनी बेबाक ना थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर इजहार मोहब्बत करती या उसे ज़रिश से शादी करने से रोकती। व्हाट डू यू मीन? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो तो हत्थे से उखड़ गया और स्टूल से उठकर उसके नज़दीक आ गया। पागल ही हो गई हूँ। ज़ाविया रवान की शादी होगी तो जमल रेहान से होगी, वरना मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगी। वो अब कारपेट को घूर रही थी। शट अप जमल, तुमने तो पुप्पो को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने तुम्हारे वालिद से शादी की जिद की थी तो इस वक्त वो किसी से मंसूब नहीं थी, मगर तुम फहद से मंसूब होते हुए ऐसी गिरी हुई बात कर रही हो। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम भी अपनी माँ की तरह आगा जी की तरबियत को बदनाम करने पर तुली हुई हो। मगर याद रहे, ज़ाविया रवान कोई खिलौना नहीं है। अच्छी तो तुम मुझे कभी भी नहीं लगी, मगर इस वक्त तो दिल चाह रहा है कि तुम्हारा गला दबा दूँ। वो खुद अंगारों पर लौट रहा था तो उसे कांटों पर घसीट रहा था। कितना जहर था उसके लहजे में उन माँ बेटी के लिए। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। उसने सुर्ख आंखों से जिमल के झुके हुए सर को देखा। मोहब्बत में मर सकती हूँ, पर जीते जी तुम्हें ज़ाविया रवान किसी और का होने नहीं दूंगी। वो कहते हुए बाहर आ गई तो आंसू रुखसारों पर गिरे और अनगिनत दिल की ज़मीन को भिगो गए। इस मोहब्बत में न जाने और अभी कितना जलील होना बाकी था, न जाने कितने नश्तर लगने रह गए थे। काश कि वो अपने दिल से उस पत्थर के नाम को खुर्च सकती तो उसे अपने और अपनी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज सुनना न पड़ते। वो कमरा बंद करके बैठ गई। क्या बात है गुड़िया, तुम्हारी भैंस डूब गई है जो इतना बुरा मुंह बना के बैठी हो? वो टेरिस पर बैठी सोचों में गुम थी कि आगा जी चले आए। कल से जिमल उन्हें बहुत बिखरी बिखरी लग रही थी। हालांकि वो खुद को संभालने के पूरे जतन कर रही थी, पर आगा जी से पर्दा रहना नामुमकिन था। वो अपनी दादा के अंदर तक झांक लेते थे। ज़ाविया रवान के लफ्ज़ों के नश्तर ने उसकी ज़ात के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसकी रूह तक बुलबुला उठी थी, पर वो अपने दिल के हाथों बेबस थी। ज़ाविया को किसी और के करीब देखना उसके लिए मौत से भी बदतर था। आगा जी, मेरा आगे पढ़ने का मूड नहीं, लेकिन मम्मा बाजी दें कि MCS करूं। फारिग रहकर क्या करना? उसने खुद को संभाल कर लबों पर मुस्कुराहट सजाई। तो ये बात है, ये बूढ़ा परेशान हो गया कि जिमल 2 दिन से इतनी परेशान लग रही है। वो उसके नज़दीक चेयर पर बैठ गए। जिमल उनकी बात सुनकर चौंक पड़ी। कितनी गहरी नज़र थी जिमल पर उनकी। तुम परेशान मत हो, मैं सबरीना को समझा दूंगा। फ़िलहाल तो तुम चलो, पैकिंग कर लो। आगा जी ने कहा। कहाँ जाना है आगा जी? उसने पूछा। फुरखान खान आए बैठे हैं, तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मगर आगा जी, यहाँ शहरयार भाई की शादी की तैयारियां हो रही है, मैं ये सब नहीं कर सकती। उसने बेबसी से कहा। असल धड़का ज़ावियार की तरफ से था। वो उसके जाते ही मंगनी करवा कर न बैठ जाए। गुड़िया, शादी में अभी बहुत वक्त है। मैं 1 हफ्ते बाद किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। चलो शाबाश, जल्दी तैयारी करो। वो खड़े हो गए। मजबूरन उसे भी पैरवी करनी पड़ी, मगर जाने से पहले वो जोहा को समझाना नहीं भूली थी कि ज़ावियार के रिश्ते के सिलसिले में होने वाली पेशरफ्त से जोहा उसे बज़रिया टेलीफोन आगाह करती रहेगी। बाय एयर ताया जी के साथ लाहौर पहुंची, जहां ताया जी के घर पर उनके बच्चे इब्राहिम और आयशा उसके मुंतज़िर थे। वो दोनों फहद से छोटे थे। इब्राहिम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, जबकि आयशा भी कॉम के पेपर देकर फारिग हुई। ताया जी हॉस्पिटल गई थी किसी की अयादत के लिए। पापा लेने ना आते तो तुम अब भी ना आती? आयशा ने शिकवा किया। यार, मैं सोचती ही रहती हूँ, अमल का मौका ही नहीं मिलता। अब भी वहाँ शहरयार भाई की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। उसने सफाई पेश की। अब आई हो तो खूब एंजॉय करेंगे। आयशा का प्रपोज़ल आया है, हो सकता है तुम्हारी मौजूदगी में ही फाइनल हो जाए। इब्राहिम ने पोल खोला। जब भी कहूँ आयशा बीबी इतनी खिली खिली क्यों लग रही हैं? जिमल ने छेड़ा तो वो झींक गई। ताई जी भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। रात के खाने पर उन्होंने जिमल की वजह से काफ़ी एहतमाम किया हुआ था। आखिर वो होने वाली बहू थी। दूसरे दिन शाम को वो लाउंज में आई तो आयशा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो सोफ़े पर बैठकर मैगज़ीन पढ़ने लगी। आयशा ने उसे इशारे से नज़दीक बुलाया और रिसीवर उसके हाथ में थमाकर खुद बाहर चली गई, जबकि उसने हैरत के साथ रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो जिमल, कैसी हो तुम? दिलकश आवाज़, बाहरी लबो लहजा, उसे पहचानने में देर नहीं लगी। मैं ठीक हूँ फहद,
आप कैसे हैं? उसने संभल कर कहा। आई एम फाइन। आयशा बता रही थी कि तुमने BSc कंप्लीट कर लिया है, आगे क्या प्रोग्राम है? एक्चुअली फहद, मेरा आगे पढ़ने का मूड नहीं है, उसने बताया। लेकिन मेरे लंदन से आने में अभी वक्त है, तब तक तुम क्या करोगी? वो पूछने लगा। उसे आजमाइश में डालकर वो कब फहद की मुंतज़िर थे। मैं कुछ कोर्सेज़ करना चाहती हूँ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो पूछने लगी और फिर मज़ीद कुछ बातों के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। इब्राहिम और आयशा रोज़ ही उसे कहीं ना कहीं आउटिंग पर ले जाते। ठीक एक हफ्ते बाद शहरयार भाई उसे लेने आ गए। ताई जी ने चलते वक्त उसके और मम्मा के लिए कहीं तहाइफ दिए। फ़्लाइट के दौरान शहरयार भाई ने बताया कि ज़ावियार की मंगनी की रस्म तय पा चुकी है। उसे धचका लगा ये खबर सुनकर। तो क्या ज़ावियार अवान अब ज़रिश का हो जाएगा? उसने सोचा। मम्मा ने उसे देखते ही गले लगा लिया। आगा जी खिल उठे थे उसे देखकर। जोहा के पास बातों का पूरा टोकरा भरा हुआ था उसके लिए, लेकिन जिमल को अपनी भड़ास निकालनी थी। मैं तुम्हें कह कर गई थी कि मुझे यहाँ के हालात की खबर देती रहना, लेकिन तुमने अपनी असलियत दिखा दी आखिर। वो मौका मिलते ही उस पर झपटी। अरे बात तो सुनो, बाल तो छोड़ो मेरे। दरअसल कल ही बीबी जान और बड़ी अम्मी ज़रिश के घर जाकर मंगनी की तारीख रख कर आए हैं। उसने अपने बाल छुड़ाए। आज तुम आने वाली थी इसलिए मैंने फ़ोन किया नहीं। दूसरी बात यह है कि हमजा कह रहे थे कि ज़रिश ही ज़ावियार के म्यार पर पूरी उतरती है, ये भी कि ज़ावियार ज़रिश जैसी लड़की के साथ ही खुश रहेगा। जोहा बताने लगी तो वो बिल्कुल संजीदा हो गई। ऐसा क्या है ज़रिश में जो मुझ में नहीं है? उसकी आवाज़ दर्द में डूबी हुई थी। हमजा बता रहे थे कि ज़ावियार को लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद हैं, जबकि तुम तो हर दूसरे महीने कटिंग करवाती हो। जोहा ने कंधे पर झूलते बालों को कहा। ज़ावियार को धीमे लहजे में बोलने वाली लड़कियां पसंद हैं, जो हौले हौले मुस्कुराती हो, मगर तुम तो चीख कर भी हंसती और मर्दाना कह के लगाती हो। ज़रिश को फुल कुकिंग आती है, जबकि तुम्हें तो अंडा भी ठीक से उबालना नहीं आता। जोहा ने पूरा तज्जिया किया। लेकिन मैं ज़रिश जैसी बन सकती हूँ, ये कोई नामुमकिन बात तो नहीं है, उसने एहतजाज किया। लेकिन जिमल, अब क्या फ़ायदा? अब तो रिश्ता तय हो गया, तुम भूल जाओ सब। जोहा ने उसे बहलाना चाहा तो उसने जोहा का हाथ झटक दिया। मैं कुछ भी भूल नहीं सकती, सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, निकाह नहीं हुआ जो मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊँ। वो कमरे से बाहर आ गई। वो दांस्ता ज़ावियार से सामना करने से गुरेज कर रही थी। दूसरे दिन सब लड़कियां ज़ावियार की मंगनी में पहनने के लिए ड्रेसेस लेने गई थी। वो जाना नहीं चाहती थी, फिर कुछ सोच कर चली आई। बुटीक में वो सब कपड़ों पर तबसरे कर रही थी। वो नामहसूस तरीके से उनसे दूर होकर बीए की जानिब आ गई एक कॉल करने के लिए, और अब वो अपना काम ख़त्म करके वापस आई तो जोहा, शिजा, वर्षा और जरशा बदस्तूर उसी काम में मसरूफ़ थी। जिमल, तुम परेशान लग रही हो, मेरा ख्याल है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। सबरीना ने उसके सर में तेल की मालिश करते हुए पूछा तो वो चौंक पड़ी। किस किस को सफाइयाँ पेश करेगी? मम्मा, जब मैं शरारतें करती हूँ तो आप कहती हैं कि इस लड़की का बचपना जाने का नाम नहीं लेता, इसलिए अब आपकी खुशी की खातिर संजीदा होने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको लग रहा है कि परेशान हूँ। वो मुस्कुराहट का खौल लबों पर सजा कर बोली, लेकिन तुम शादी और मंगनी की तैयारी में भी दिलचस्पी नहीं ले रही। आज मैंने ये बात नोट की है, कल कोई और गौर करेगा बेटा, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बेटी के बारे में गलत बात करे। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ गलतियाँ मैं माजी में कर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उन्हें दोहराए। उन्होंने अपने अंदेशे उसके साथ शेयर किए। मम्मा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी, उसने माँ के कंधे पर सर टिका कर कहा। सबरीना ने उसकी पेशानी चूम ली। फिर खुद पर जब्त करते हुए उसने ज़ावियार की मंगनी के लिए शॉपिंग की। घर में उन सब ने ढोलकी रखी हुई थी। 2 दिन से पुप्पो के बच्चे भी अवान हाउस आ गए थे। कल ज़ावियार की मंगनी थी। जिमल पर नज़र पड़ते ही ज़ावियार के चेहरे पर नागवारी का तासुर उभर आता था। इस वक्त वो सब गाने बजाने में मसरूफ़ थी। शिजा अपने हाथ पर वर्षा से मेहंदी लगवा रही थी कि टेलीफोन की बेल ने जोहा को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। वो टेलीफोन स्टैंड की जानिब बढ़ाई। दूसरी जानिब ज़रिश की वालदा थी। जोहा ने बड़ी अम्मी को बुलाकर रिसीवर पकड़ाया और ख़ुद वर्षा के पास आकर बैठ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद अवान हाउस की रौनकें दम तोड़ गई और घर भर में सन्नाटा छा गया। लड़की वालों ने मंगनी से इनकार कर दिया था। बड़ी अम्मी आगा जी और दोनों मामूओं को बता रही थी। नज़दीकी ज़ावियार भी मौजूद था। लेकिन क्यों? आगा जी की आवाज़ गैज़ो गज़ब से भरी हुई थी। ज़रिश को किसी लड़की का फ़ोन आया था कि वह ज़ावियार की बीवी है। ज़रिश किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो पहले ही शादीशुदा हो। बड़ी अम्मी ने ज़रिश के वालदा के अल्फाज दोहराए। उसकी वालदा का कहना है कि उन्हें यकीन है कि ज़ावियार ने शादी नहीं की हुई, पर वो ज़रिश पर दबाव नहीं डाल सकती हैं।
बड़ी अम्मी ने मज़ीद कहा, ज़रिश का कहना है कि जावियार ने उस लड़की से शादी की, तब भी जावियार का उस लड़की से कुछ न कुछ चक्कर ज़रूर है। उस लड़की ने ज़रिश को धमकी दी है कि अगर ज़रिश ने जावियार से शादी भी कर ली तब भी वो उसे हासिल नहीं कर पाएगी। बड़ी अम्मी बात पूरी करके रोने लगी। सभी जानते थे कि जावियार लड़कियों से कितना दूर भागता है। मैं अरफान से खुद बात करूँगा, इम्तियाज़ अवान ने कहा। नहीं पापा, ऐसी फैमिली काबिल भरोसा नहीं है। अच्छा हुआ हमें इब्तदा में ही उनकी असलियत पता चल गई। कल कला को कोई फिर उन्हें मजाक में ऐसा ही फ़ोन करेगा तो वो मंगनी तोड़ देंगे। अच्छा है ऐसे लोगों में रिश्ता जुड़ने से पहले टूट गया, जावियार निपे तोले लहजे में कहते हुए उठकर चला गया। चंद दिनों तक अवान हाउस में उस ना होने वाले रिश्ते का सोग मनाया गया। फिर सभी शहरियार की शादी की तैयारी में लग गए जो नज़दीक आ गई थी। जावियार ने मंगनी से इनकार कर दिया था। वो CSS के इम्तिहान में बैठ रहा था। जिमल ने भी शुक्र अदा किया कि सारा मसला हल हो गया और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी खाम ख्याली थी। मनाहिल, मैं मिलना चाहता हूँ, तरस गया हूँ तुम्हें देखने के लिए, जावियार ने बेचैनी से कहा था। सॉरी शहरियार, मम्मा ने हॉस्पिटल जाने पर पाबंदी लगा दी है कि दुल्हन बनोगी तो रूप नहीं आएगा। मैं घर पर ही हूँ, आप घर आ सकते हैं तो आ जाएं। वो उसकी बेकरारी पर हंस रही थी। यार मरवाओगी, आंटी क्या कहेंगी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि इस लड़के से सब्र से एक हफ्ता गुजारा नहीं जा रहा। तो फिर सब्र करिए। मनाहिल ने फ़ोन बंद कर दिया और ठंडी सांस लेकर रह गई। आज सायरा आंटी शहरियार को मेहंदी लगाने आ रहे थे। एक हफ्ते के लिए वो लोग मनाहिल के चचा के घर शिफ्ट हो गए थे जो डिफेंस में था। अवान हाउस में अफरा तफरी का समा था। लड़कियां सब अपनी अपनी तैयारियों में मगन थी। अलबत्ता जिमल से सबसे पहले तैयार थी। सफ़ेद शिफॉन के सूट पर हम रंग की ज्वेलरी पहनी थी। बालों को समेट कर कैचर लगाया था। मम्मा ने उसके बाल कटिंग न करवाने पर हैरत का इजहार किया था। उसने बात संभाल ली कि उसका दिल भर गया कटिंग करवाने से। सफ़ेद नगों वाली जूती पहने वो सीढ़ियाँ उतरकर बड़ी अम्मी की ट्रे थामे किचन से निकल रही थी तो उसे देखा तो पुकारा, जिमल ज़रा ये चाय और टैबलेट जावियार के रूम में दे आओ, उसके सर में दर्द है, कुछ देर आराम करेगा तो बेहतर रहेगा, सुबह से इंतज़ामात में लगा हुआ है। बड़ी अम्मी ने तफसील से बताया तो उसने खुशी से ट्रे थाम लिया और फिर से सीढ़ियों का रुख किया। उसके आजकल वो जावियार का सामना करने से गुरेज कर रही थी। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से जावियार की भारी आवाज़ सुनाई दी। यस, वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गई। कमरे में हर तरफ लैंप रोशन था जिसने बेड वाले हिस्से को रोशन कर रखा था, जबकि बाकी सारा कमरा तारीकी में डूबा था। जावियार बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठा हुआ था, बेड पर फैलाई हुई थी। बड़ी अम्मी ने चाय और टैबलेट भिजवाई हैं। वो बेडशीट के डिज़ाइन को देख रही थी। यहाँ रख दो, उसने साइड टेबल की जानिब इशारा किया। जिमल को अपने कमरे में देखकर उसे हैरत हुई थी। जिमल ट्रे रखकर पलटने लगी। यक बारगी जावियार ने उसे पुकारा, जिमल तुमने ज़रिश को फ़ोन किया था? उसका लहजा साफ था। जिमल को अपने कदम ज़मीन में गड़ते महसूस हुए। उसका सर्द लहजा रगों में लहू को मुंजमद कर रहा था। मैं तुमसे मुखातिब हूँ जिमल रेहान खान, तुमने ज़रिश को फ़ोन किया था? उसने सवाल दोहराया। किस काम से? उसने अनजान बनने की एक्टिंग की। ये बताने के लिए कि तुम मेरी बीवी हो। उसने लफ्ज़ चबाकर अदा किया था। जी, वो मैं ही थी, वो थूक निगलते हुए बोली। तो तुम सोचती हो कि ऐसी हरकतों से तुम जावियार अवान का दिल जीत लोगी? मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है जावियार अवान। अगर आपको जीत लिया तो दिल भी जीत लूँगी। वो ये कहकर तेज़ी से बाहर आ गई, जबकि जावियार काफ़ी देर तक खून के घूंट पीता रहा। लॉन को बड़ी खूबसूरती से बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। मनाहिल की कज़न्स ने लड़ झगड़कर शहरियार से नेक वसूल किया। पूरी तकरीब के दौरान जावियार का मूड ख़राब रहा। खाने के बाद रात गए वो लोग तकरीब का इख्तिताम पजीर हुई। दूसरे दिन जावियार फुल मूड में था। आज वो लोग मनाहिल की रस्म करने जा रहे थे। जावियार ने कॉपर कलर का कामदार कुर्ता पहन रखा था। ब्लैक शलवार और पटके में उसका दराज कद नुमाया नज़र आ रहा था। दिलकश हेयर स्टाइल और लबों पे सजी मुस्कुराहट उसकी वजाहत में नुमाया इजाफे का बाइस थे। सामने ही सारे लड़के सजे सवरे खड़े थे। जिमल भी हस्बे साबिक तैयार हो चुकी थी, इसलिए जोहा ने मोमबत्तियाँ और दिए जलाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी, क्योंकि इन सब की तैयारी आखिरी मराहिल में थी। जिमल पहले माचिस से कोशिश करती रही, फिर नाकाम होकर जिब्रान को मुखातिब किया। जिब्रान,
लाइटर है तुम्हारे पास? उसने खामखा जिब्रान को मुखातिब किया, हालांकि जानती थी कि जिब्रान स्मोकिंग नहीं करता, बल्कि जावियार के अलावा सारे लड़के इस लत से बचे हुए थे। जावियार को वो मुखातिब करना नहीं चाहती थी। जावियार भाई, ज़रा अपना लाइटर दीजिए। जिब्रान के कहने पर जावियार ने साइड जेब से लाइटर निकालकर जिब्रान को थमाया, जिसे वो जिमल को दे गया। ये लो जिमल, और फटाफट दिए रोशन करो, जिब्रान ने कहा तो उसने दाहिना हाथ बढ़ाकर जावियार का लाइटर थाम लिया। एक पल को उसे लगा कि उसके सारे जिस्म का लहू उस पल उसकी हथेली में सिमट आया हो, और उस पल उसने सोचा कि काश जावियार, काश मैं तुम्हारा लाइटर होती और तुम दिन में अनगिनत मर्तबा मुझे अपनी हथेली से छूते। उसने सोचों को झटका और शमें रोशन करने लगी, मगर वो जावियार की तरह उसके लाइटर के सहर में भी गिरफ्तार हो चुकी थी। तभी तो उसे पता न चला कि कब एक शमा बगावत करके उसके आंचल को चूम गई। सनान की एकदम चीख पर वो हड़बड़ा गई। उसने जिमल का दुपट्टा खींचकर फर्श पर उछाल दिया। ज़रा देर में सब इकट्ठे हो गए। जिमल जो कुछ देर के लिए गुमसुम हो गई थी, अब उसी जगह बैठी रो रही थी। सबरीना उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर बाद वो चुप हुई तो बड़ी अम्मी ने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा। पहले ही वो सब काफ़ी लेट हो गए थे। इस दौरान साहरा आंटी का फ़ोन भी आया था। बड़ी अम्मी, मैं नहीं जा रही, आप लोग चले जाइए। खौफ से वो अब तक लर्ज रही थी। पर बेटा, तुमने तो आज के दिन के लिए इतनी तैयारी की है, बीबी जान ने कहा। बीबी जान प्लीज़। उसकी आंख फिर भर आई। तो उन लोगों ने मज़ीद इसरार से परहेज़ किया। सबरीना उसके पास रुकना चाहती थी, पर उसने उन्हें मना कर दिया। सबके जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। वो लोग मनाहिल के घर से लौटे तो वो सो चुकी थी। बारात लेकर वो लोग उस होटल में आए थे जहाँ सायरा आंटी ने इंतज़ाम किया था। मनाहिल ने लाइट डार्क ग्रीन के इम्तजाज के शरारे में हूर शर्माए दे रहे थे। जज्बों से भरा दिल शहरयार गोल्डन शेरवानी में मलबूस उसके मुकाबिल बैठा था। आज उन दोनों की मोहब्बत एक मजबूत बंधन में बंध गई थी। आज से वो दोनों एक दूसरे के लिए थे। ज़माने का कोई दस्तूर भी उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता था। रुखसती वक्त हल्की हल्की रिमझिम ने माहौल पर सहर तारी कर दिया था। शहरयार और मनाहिल की गाड़ी जावियार ड्राइव कर रहा था तो भाई की शादी की खुशी उसके चेहरे से छलक रही थी। अवान हाउस में मनाहिल का शयान शान इस्तकबाल हुआ था। बड़ी अम्मी ने अहाते में 2 बकरे बांध रखे थे। शहरयार और मनाहिल के सदके लिए मुख्तलिफ रस्मों के बाद उसे शहरयार के रूम में पहुंचा दिया गया। अरूसी सजावट ने बेडरूम की दिलकशी को में इजाफा कर दिया था। ये काम जिसका भी था, मनाहिल उस नफीस ज़ौक़ की कायल हो गई। शहरयार कमरे में दाखिल हुआ तो उसका सर झुक गया। वो खुद में सिमट गई। शायद माहौल का असर था जो उसे शहरयार से बेहद शर्म महसूस हो रही थी। मुअज़्ज़िज़ खातून, यहाँ एक बेचारा सा शख्स आपको बगौर देखने के लिए मरा जा रहा है और आप हैं कि इस कदर सर को झुकाकर बैठ गई हैं। उसने मनाहिल के नज़दीक बैठकर गिला किया तो उसने नज़रें उठाकर शहरयार को देखा, जिसने अपनी ब्राउन आंखें मनाहिल पर टिकाई हुई थी। यार, कितनी दुआओं के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ है। जब जरिश ने मंगनी से इनकार किया तो मैं सचमुच परेशान हो गया कि कहीं किसी कमज़ोर लम्हे में आकर आफाक शादी से इनकार ना कर दे। वो अपने अंदेशे बताने लगा, जबकि मनाहिल उसके चेहरे की चमक में गुम थी। बाहर रात धीरे धीरे ढल रही थी और अंदर कमरे की फ़िज़ा में वो दोनों अपनी हकायत दिल सुना रहे थे। वलीमे की तकरीब का इंतज़ाम भी होटल में किया गया था। शहरयार और मनाहिल के खिले खिले चेहरे देखकर मनाहिल के वालिदैन और अवान हाउस वाले उनकी खुशियों के लिए दुआ गो थे। वलीमे के दूसरे दिन वो दोनों यूरोप के टूर पर रवाना हो गए। पता है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हों, वो अपनी ख्वाहिश बताने लगा। इस वक्त वो दोनों दरियाए सीन के किनारे बैठे थे जो पेरिस में बहता था। अच्छा, कैसी बेटियों की ख्वाहिश है आपको? मनाहिल ने दोनों हथेलियों में थोड़ी टिकाई हुई थी। एक बेटी तुम्हारे जैसी हो और एक जिमल की तरह। मनाहिल ने फिक्रा चक लिया। फिर तो वो रोज़ाना अपने चाचू की डांट सुनेंगी। शहरयार ने बात पूरी की और कहका लगाया। क्या सोचा है जावियार ने अपनी शादी के बारे में? मनाहिल ने संजीदगी से पूछा। जरिश को उसने पसंद नहीं किया था, फिर भी वो उसके इनकार से हर्ट हुआ है, हालांकि जाहिर नहीं करता। फ़िलहाल वो CSS की तैयारियों में लगा हुआ है। शादी का फ़ैसला तो इसके बाद ही होगा। वो दोनों उठकर अपनी गाड़ी की तरफ लौटने लगे। उसने कभी ऐसी दुआ नहीं मांगी थी, बस सोचा था कि जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। आज सुबह की डाक से उसे एक लिफाफा मौसूल हुआ था जिसकी पुष्ट पर लंदन का एड्रेस दर्ज था। सिमल वो लिफाफा लेकर अपने कमरे में आ गए और उसी वक्त खोल लिया। स्वीट कज़न सिमल रेहान, बड़ी शर्मिंदगी और नदामत महसूस करते हुए तुम्हें इत्तला दे रहा हूँ कि यहाँ मैंने एक लड़की से निकाह कर लिया है।
ना मोहब्बत की वजह से, ना खूबसूरती की वजह से, बल्कि चंद घुंडों से बचाते हुए मैंने उसके सर पर इज्जत का आंचल डाल दिया और उसे तहफ़्फ़ुज़ देते हुए उसे निकाह कर लिया। तुम मुझे इंसानियत के नाम पर माफ़ कर देना। मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे साथ हैं। फ़हद खान, जो कभी तुम्हारा था। उसकी आंखों से कहीं आंसू निकलकर ख़त की रोशनाई को भिगो गए। फिर वो काफ़ी देर रोती रही। उसका दिल बोझल हो गया था, पता नहीं फ़हद की नाकाम मोहब्बत पर या उस लड़की ज़ोहरा की आजमाइशों पर या अपनी आज़ादी पर, मगर वो काफ़ी देर तक रोती रही। रात को उसने मम्मा को फ़हद का ख़त दिया, जिसे पढ़कर उनका रंग जर्द हो गया। बचपन की मंगनी का टूटना मामूली बात नहीं थी। अगले दिन अवान हाउस में सबको फ़हद की शादी का पता चल गया। कोई उसके इक़दाम को सराह रहा था तो कोई उसके इस इक़दाम को उसकी कमज़ोरी गर्दान रहा था। ज़ावियार ने अलबत्ता कुछ भी कहने से गुरेज़ किया था। घर के सभी अफराद ने फ़र्दन फ़हद का ख़त पढ़ा था। अलबत्ता आगा जी मुश्तइल थे। वो लाहौर जाना चाहते थे फुरकान खान से मिलने के लिए, मगर जमल ने यह कहकर उन्हें रोक दिया। आगा जी, हो सकता है मेरे रब ने मेरे लिए किसी और को चुन लिया हो। ये कहते हुए उसने किन अखियों से ज़ावियार को देखा था, जो जोहा से चाय मंगवा रहा था। शाम को शर्मिंदा से फुरकान खान चले आए। जिमल के सर पर हाथ रखते हुए उनकी आंखें भर आई थी। सबरीना के आगे तो उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। फ़हद की इस हरकत से वो सख्त शर्मिंदा थे। वो उसे आग करना चाहते थे, मगर सबरीना ने उन्हें किसी भी इक़दाम से रोक दिया था। शायद इसी में जिमल के लिए कुछ बेहतरी हो। आप रंज ना करें। फुरकान खान के जाने के बाद भी कुछ दिनों तक अवान हाउस इस वाक़ये के ज़ेरे असर रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता सब मामूल पर आ गया। ज़ावियार उन दिनों इस्लामाबाद में था, CSS के इम्तिहान के सिलसिले में। जमल और जोहा ने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। एक शाम बिल्कुल अचानक ही शहरयार और मनाहिल लौट आए। अवान हाउस में रौनक लग गई। ज़रमीना अपने बच्चों समेत मिलने आ गई। ज़िंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। यार, मुझे लगता है ये लड़की जिमल रेहान जो है, ये ज़ावियार नाम के पत्थर में जोंक लगा के रहेगी। हमज़ा ने अपने ज़री ख्यालात का इजहार ज़ावियार के सामने किया। व्हाट रबिश, मैं इन फजूलियात का कायल नहीं हूँ। न चाहते हुए भी उसकी सिटिंग रूम से बाहर नज़र आते बरामदे में तख्त पर बैठी जिमल पर गई, जो सबरीना से बालों में तेल लगवा रही थी। शादी तो तुम्हें करनी ही है। हमज़ा ने भी जिमल को देखा, जिसके बाल काफ़ी लंबे हो गए थे। जोहा ने बताया था कि वो किसी डॉक्टर से ढेरों दवाइयाँ, टिप्स और टॉन्क लिखवा कर आई थी बाल बढ़ाने के लिए। शादी तो मैं मम्मा की पसंद की लड़की से ही करूँगा। उसने अपने घने बालों में हाथ फेरा। बड़ा खबीस है तू। जानता है कि बड़ी अम्मी उसे माओ में से है जो औलाद के अंदर तक झांक लेती हैं, और तेरी शादी ऐसी ही लड़के से करेंगी जो ऐन तेरी पसंद के मुताबिक हो। हमज़ा ने उसके बाजू पर मुक्का रसीद किया तो वो हंस दिया। पर यह जिमल भी तो बहुत बदलती जा रही है। कितना धीमा बोलने लगी है। छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल छोड़ दिया है। कुकिंग भी करने लगी है। हमज़ा ने कहा, तुम उसकी जितनी भी वकालत कर लो, मेरे दिल के दरवाजे उसके लिए नहीं खुल सकते। उसने कदरे मगरूर लहजे में कहा। हो सकता है तुम्हें जिमल से मोहब्बत हो जाए। हमज़ा ने कहा, मोहब्बत बेइख्तियारी का दूसरा नाम है। मुझे अपने जज्बात पर पूरा कंट्रोल है। क्या पता बड़ी अम्मी ही उसे तुम्हारे लिए चुन ले। हमज़ा ने कोशिश जारी रखी। मम्मा को मालूम है कि मैं उसे नापसंद करता हूँ, और तुम मुझसे मिलने आए हो या जिमल का मुकदमा लड़ने। अगर तुम्हें यही काम करना हो तो आने से पहले इतला कर दिया करो, ताकि मैं तुम्हारे आने से पहले कहीं चला जाऊँ। उसकी बर्दाश्त शायद ख़त्म हो चुकी थी। जब ही लहजे में नागवारी का अंसर दर आया था, सो हमज़ा को भी मौजू बदलना पड़ा। आने वाला वक्त अवान हाउस के मकीनों के लिए एक साथ कई खुशखबरियाँ लेकर आया था। पहली ये कि ज़ावियार ने CSS का इम्तिहान शानदार तरीके से पास कर लिया था, और दूसरी खुशखबरी ये थी कि मनाहिल उम्मीद से थी। अवान हाउस में ज़ावियार की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए फंक्शन की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि इसके बाद ज़ावियार को ट्रेनिंग के लिए सहागा जाना था। आज सायरा आंटी और अफाक अंकल हैदराबाद से आए थे। फंक्शन कल था। सबरीना, जोहा और जिमल किचन में खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। मम्मा, कोरमे के साथ एक फ्राइड राइस बना लूँ? जिमल ने पूछा तो मसरूफ़ियत के बावजूद सबरीना मुस्कुरा दी। एक वक्त था कि ये लड़की किचन के कामों से कितना भागती थी और अब कितनी बदल गई थी। हाँ, एक फ्राइड राइस ठीक रहेंगे। ज़ावियार भी शौक़ से खा लेता है। उन्होंने उस पर एक गहरी नज़र डाली थी। तभी तो ज़ावियार के नाम पर उसकी आंखों में आने वाली चमक एक माँ की आंखों से पोशीदा न रह सकी थी। जोहा ट्राइफल के लिए फ्रूट काट रही थी। खाने की मेज़ पर जब
जावियार ने एग फ्राइड राइस खाना तो दरकिनार एक नज़र डालना तक गवारा ना किया। उस वक्त जमल के गिर्द मायूसी डेरा डालने लगी। खुद को मार दिया था उसने उस जफा जो से वफा में। आखिर कैसे ये शख्स मेरे लिए दिल के दरवाजे खोलेगा। वो सोचों में इस कदर मुस्तगरिक थी कि उसे अपना भी पता न चला। होश में आई तो देखा कि टेबल पर वो अकेली थी। सब खाना खाकर जा चुके थे। पता नहीं किसी ने उसे कुछ क्यों नहीं कहा था। वो भी हाथ धोकर छत पर आ गई और कुर्सी पर बैठ गई। नज़दीकी एक स्विमिंग पूल था जिसमें चांद का अक्स डोल रहा था। ये स्विमिंग पूल जावियार ने 3 साल पहले बनवाया था। वो पानी में चांद को देखने लगी। कुछ लम्हों बाद उसके कंधे पर किसी का हाथ आ ठहरा। मायूस लम्स पर उसने पलट कर देखा। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में मुस्कुराता वो चेहरा उसकी माँ का था। क्या बात है जमल, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया? थकन हो गई है, आदत नहीं है मुझे इतने काम करने की। उसने बात बनाई। तुम जावियार को पसंद करने लगी हो। उन्होंने उसकी आंखों में झांका तो जमल की पलकों के शामियाने भीगने लगे और उसने बिना कोई जवाब दिए सर झुका दिया। ज़रूरी नहीं है कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो। मैंने अगर स्टैंड लिया था तो इसकी वजह यह थी कि तुम्हारे पापा भी मुझे पसंद करते थे, जबकि जावियार ज़रा मुख्तलिफ किस्म का बंदा है। वो अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की से शादी करेगा। भाभी की पसंद की हुई एक लड़की से तो तुम वाकिफ़ हो ज़रिश, और अब दूसरी लड़की कौन होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं भी तो हो सकती हूँ मम्मा, उसने एकाज से कहा। तुम अगर इतनी बख्त होती तो 3 साल की उम्र में बाप की शफकत से महरूम ना होती। ये कहते हुए उनका दिल तो दुखा था, मगर वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पर परछाइयों का मज़ीद पीछा करे। वो इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि बहू मुंतखब करने का इख्तियार उनकी भाभी के हाथ में है, तो वो अमीर कबीर ख़ानदान से बहू लेंगी जो अपने साथ काफ़ी जायदाद भी लाए। जबकि जमल का बाप उसके लिए दौलत के अनबार छोड़ कर नहीं मरा था। वो उसे अपने साथ लेकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। उस वक्त उसे तन्हा छोड़ना उन्हें मुनासिब नहीं लगा था। फंक्शन में बहुत से मेहमानों के साथ आयशा भी थी, जो लम्स में जावियार की क्लास फेलो होने के साथ साथ डेरा जरकीन के सरदार की बेटी भी थी। बेहद हसीन और बेहद मगरूर लड़की थी। एक अदा से जब वो अपने तराशीदा बालों को झटकती थी तो कहीं नौजवानों के दिल उसके कदमों में ढेर हो जाते थे, मगर जावियार अवान की मर्दाना वजाहत के आगे उसका दिल चारों शाने चत हो चुका था। वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ बैठी थी। जावियार भी उनमें शामिल था। जब जमल ब्लू कुर्ता पजामा और दुपट्टा पहने उनके नज़दीक से गुजरी तो उसने तायशा को यह कहते सुना, जावियार तुम कब मिठाई खिला रहे हो? बस ट्रेनिंग से आते ही मंगनी का इरादा है, जावियार ने बताया। वो शिजा को सायरा आंटी का बुलावा देने आई थी। काफ़ी देर खड़ी सोचती रही कि वो कहाँ और क्यों जा रही थी। तकरीब रात गए इख्तिताम को पहुंची। दूसरे दिन जावियार सहाला चला गया। शहरियार और हमजा के जापान जाने के कुछ अरसे बाद एक अजीब बात हो गई। डेरा जरगीन के सरदार के ख़ास मुलाजिम अवान हाउस आए थे तायशा का रिश्ता जावियार के लिए लेकर, जिन्हें यह कहकर ज़रमीना अवान ने लौटा दिया कि जावियार अभी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानती थी कि तायशा के पास बेतहाशा दौलत है, मगर वो उनके बेटे के म्यार पर पूरी नहीं उतरती। दूसरा ये भी खदशा था कि जावियार और तायशा का रिश्ता होने की सूरत में लोग कहेंगे कि यह रिश्ता मोहब्बत का नतीजा है, और जावियार ऐसी बातों से बहुत चिढ़ता है। शहरियार और हमजा काम से जापान आए थे। जोसेफ ने शहरियार को अपने फ्लैट पर बुलाया था। जोसेफ शहरियार का दोस्त था। हफ्तावार छुट्टी की वजह से जोसेफ शहरियार को अपने फ्लैट पर बुलाया था। तुम भी चलो, शहरियार ने हमजा से कहा। नहीं यार, मेरा आज आराम करने का मूड है। जाओ, मैं कुछ देर टीवी देखूंगा, फिर दोबारा सोऊंगा। और वाकई शहरियार के जाने के बाद वो कुछ देर में ही टीवी देखता रहा, फिर लंबी तान कर सो गया। मुसलसल बजती फ़ोन की बैल ने उसकी आंख को तोड़ा। उसने घड़ी पर नज़र डाली, शाम हो गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी जानिब से मिलने वाली खबर ने उसके हवास छीन लिए। जोसेफ के घर से वापसी पर शहरियार की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। वो शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में था। हमजा जब अस्पताल पहुंचा तो फहद खान को अपना मुंतज़िर पाया। फहद ही शहरियार को अस्पताल लाया था। अब कैसा है वो? हमजा ने फहद से मुसाफा करने के बाद पूछा। वो कोमा में जा चुका है। फहद की बात सुनकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। उसकी नज़रों में मनाहिल का मासूम चेहरा घूम गया। मनाहिल जो अवान हाउस में शहरियार की वापसी के दिन गिन रही थी। उसकी बैकबोन बुरी तरह मुतासिर हुई है और दिमाग पर भी शदीद चोटें आई हैं।
फहद से तफसील सुनने के बाद वो डॉक्टर से मिला, मगर कहीं से भी उम्मीद अफजा जवाब ना मिला तो वो भीगी आंखों के साथ फ़ोन पर अवान हाउस इतला देने लगा। एक क़यामत से गुजरी थी हर दिल पर। इम्तियाज़ अवान और बख्तियार अवान पहली दस्तयाब फ्लाइट से लंदन के लिए रवाना हो गए थे। मनाहिल की हालत बहुत बुरी थी। ज़रीना अवान बेबसी के साथ आयत करीमा के ख़त्म शरीफ में बैठी थी, जहाँ सभी ख़वातीन आयत करीमा के विर्द में मसरूफ़ थी, जिसका इनाक़ाद शहरयार की सेहत और सलामती के लिए किया गया था। फ़कत सबरीना ही मनाहिल के कमरे में थी उसे संभालने को। वो अजीब बहकी बहकी बातें करने लगती थी। 4 दिन कोमा में रहने के बाद उस ज़िंदगी से भरपूर मोहब्बतों से गुंधे शख्स ने सांस से नाता तोड़ लिया। सफ़े मातम बिछ गई थी। अवान हाउस में मनाहिल का बीपी एकदम शूट कर गया था। उसकी गायनाकोलॉजिस्ट का ख्याल था कि अगर उसका बीपी कंट्रोल ना हुआ तो बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। जब ताबूत में बंद शहरयार का जस्ते खाकी अवान हाउस लाया गया और वो सब उसका आखिरी दीदार कर रहे थे, उस वक्त घर की ख़वातीन को संभालना मुश्किल हो गया था। मनाहिल तो ताबूत से सर टकरा कर बेहोश हो गए। वो जो कहता था कि तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूंगा तो जीऊँगा कैसे। सच में 4 दिन से उसने मनाहिल की आवाज़ नहीं सुनी थी तो सांस ही तन से रूठ गई थी। ज़ाव्यार अफसुर्दा और निढाल सा खड़ा था। दिल फट रहा था। जान से प्यारा भाई किस तरह लम्हों में ज़िंदगी से दूर हो गया था। मर्द खुलकर रो भी नहीं सकता था, अलबत्ता उसे तो अपने वालिदैन और दादा दादी और बहन को संभालना था। जब शहरयार को आखिरी आरामगाह ले जाया गया उस वक्त मनाहिल की हालत एकदम बिगड़ गई। सबरीना और सायरा उसे हॉस्पिटल ले गई। उसे 7वां महीना लग चुका था। 4 घंटों की जद्दोजहद के बाद मनाहिल ने लड़के को जन्म दिया था। सबरीना और साहिरा ये खबर सुनकर नए सिरे से एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। बहुत ही कम मुद्दत थी शहरयार और मनाहिल के प्यार की। वो जो देखना मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे की आंखें, उसकी आंखों की तरह हेज़ल ब्राउन कलर की थी। जब मैं उसे देखूंगा तो सबसे पहले उसकी बंद आंखों पर प्यार करूंगा। वो अपने बच्चे को देखे बिना ही वहाँ से चला गया था जहाँ से कोई वापस नहीं आता, और शायद इसी सदमे के ज़ेरे असर उस नौज़ायदा ने दुनिया में आंख खोलने से इनकार कर दिया था कि आंखों को चूमने के लिए उसका बाप जिंदा नहीं है। मनाहिल को जब पता चला कि उसने शहरयार की आखिरी निशानी को भी खो दिया है तो उसने चीख चीख कर अस्पताल सर पर उठा लिया। सायरा और सबरीना के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया था। मजबूरन डॉक्टर को ट्रंक्विलाइज़र का सहारा लेना पड़ा। बच्चे की तदफीन के बाद ज़ाव्यार और हमज़ा उसे देखने के लिए अस्पताल आए थे। उसकी उजड़ी उजड़ी हालत देखी नहीं जाती थी। सिमल और शिजा साय की तरह उसके साथ रहती थी कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। 10 दिन बाद सायरा और अफाक वापस चले गए। वो उसे भी साथ ले जाना चाहते थे मगर मनाहिल ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि वह शहरयार के घर नहीं छोड़ेगी। ज़ाव्यार भी वापस सहाला जा पहुंचा था। माना कि सदमा बहुत बड़ा था मगर दुनिया में रहते हुए दुनिया के असूलों पर चलना पड़ता है। जिंदा रहते हुए इंसान ज़िंदगी का दामन छोड़ भी नहीं सकता। हालांकि अवान हाउस के आंगन से तो रौनक एकदम रूठ गई थी जब यहाँ शहरयार का जस्दे खाकी लाया गया था, मगर दुनिया की रौनकें तो कायम है। जोहा और जिमल फिर से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। इन्हीं दिनों ज़ाव्यार ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस आ गया। उसे अपने ही शहर में जिम्मेदारियां संभालनी थी। सबसे मिलने के बाद वो शहरयार के कमरे में आ गया। मनाहिल से मिलने के लिए तो वो शहरयार की तस्वीर लिए बैठी थी। उसे देखकर खड़ी हो गई। कमरे में मत रहा करो, सबके साथ बैठा करो मनाहिल, ज़ाव्यार ने कहा, जबकि वो बगौर उसकी आंखें देख रही थी। क्या देख रही हो? शहरी की ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे की आंखें तुम्हारी आंखों की तरह, मगर मालूम नहीं कैसी थी उसकी आंखें। नाराज़ हो गया था। शहरयार चले गए तो उसने भी आंखें नहीं खोली। वो कहीं दूर खो गई थी। ज़ाव्यार के दिल पर एकदम बोझ आन गिरा। मनाहिल, तुम हाउस जॉब मुकम्मल कर लो, उसने उसे मशवरा दिया। मेरा दिल नहीं चाहता ज़ाव्यार, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। तुम ठीक होगी लेकिन आगा जी और बाबा ठीक नहीं है, बीबी जान और मम्मा ठीक नहीं है। हम सबको अब ये बात मान लेना चाहिए कि शहरयार अब हम में नहीं है, मगर तुम खुद ये बात मान रही हो और ना ही हमें मानने देती हो। लौट आओ जिंदगी की तरफ मनाहिल, अब शहरयार लौट कर नहीं आएगा। उसने सच्चाई बयान की तो वह हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी।
जाव्यार होंठ भींचे उसे देखता रहा। बहुत रोने के बाद वो चुप हुई तो जाव्यार ने उसे पानी का गिलास थमाया। उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर जिमल अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में चाय का कप था जो वो मनाहिल के लिए लाई थी। एक नज़र उसने उन दोनों को देखा, फिर मनाहिल से मुखातिब हुई, भाभी आपने चाय कमरे में मंगवाई थी? हाँ, मगर ये जाव्यार को दे दो, मनाहिल ने कहा तो जाव्यार ने हाथ उठाकर मना किया। मेरा मूड नहीं है। जिमल ने चाय साइड टेबल पर रख दी। मेरे हाथ की चाय में जहर नहीं है जाव्यार अवान। वो खामोशी से कमरे से बाहर आ गए। उन्हीं दिनों आगा जी ने फैसला किया कि अब जोहा और हमजा की शादी कर दी जाए। जाव्यार के बेहद समझाने पर मनाहिल ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। दूसरी सूरत में खुद को मसरूफ़ कर लिया था। जरीना, आपने जाव्यार के मुतल्लिक क्या सोचा है? बीबी जान ने उन्हें अलहदगी में जा लिया। कुछ समझ में नहीं आता बीबी जान, क्या करूं? मनाहिल की उजड़ी हुई ज़िंदगी देखती हूं तो कलेजा कटने लगता है। मेरे बच्चे की आई मुझे आ जाती। उनकी आवाज़ भर आ गई। जाव्यार से बात करके देखिए, अगर वो मनाहिल से अक़द पर राज़ी है तो इसमें बुराई क्या है? घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। बीबी जान ने रास्ता सजाया। जाव्यार मान जाएगा, उनको भला क्या एतराज़ होता? बात करने में क्या हर्ज है? बीबी जान ने कहा। रात को जब उन्होंने जाव्यार से बात की तो वो बिगड़ उठा। मम्मा, जब मैं उसे देखता हूँ तो उसके चेहरे में शहरयार नज़र आता है मुझे। मैं कभी भी उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकूँगा। हाँ, अगर कोई और अच्छा शख्स मिले तो उसका निकाह करने में देर मत कीजिएगा, मगर इस बात की गारंटी हो कि वो मनाहिल को खुश रखेगा। मैं उसे खुश नहीं रख सकता, उसने मफसल जवाब दिया। मैं चाहती हूँ कि हमजा के साथ ही तुम्हारा फ़र्ज़ भी अदा हो जाए, उन्होंने कहा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है मम्मा, मनाहिल के अलावा कोई भी हो। ये कहते हुए ज़रा देर को उसकी नज़रों में जिमल का सरापा लहराया था, जिसे उसने बड़ी आसानी से झटक दिया। भला इंसान की फितरत भी कभी बदली जो वो लड़की बदलेगी? ड्रामाबाज, उसने सोचा। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जिमल के साथ क्या मसला है। आगा जी ने सबरीना को स्टडी में बुलाया था। आगा जी की बात सुनकर सबरीना ने सर झुका दिया। वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआ गो ज़रूर थी, मगर ये नहीं चाहती थी कि जिमल की वजह से उन्हें शर्मसार होना पड़े, जैसा कि कभी उनकी वजह से उन वालिदैन और भाइयों को होना पड़ा था। तुम जानती हो सब कुछ? आगा जी ने उनके सर झुकाने पर अंदाज़ा लगा लिया। जिमल जो चाहती है वो मुमकिन नहीं है आगा जी, उन्होंने आहिस्ता से कहा। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम जानती थी ये बात, तुम्हें बहुत पहले मुझे बतानी थी। मैं आज ही इम्तियाज़ से बात करता हूँ। हमजा और जोहा के साथ जाव्यार और जिमल की शादी की तारीख भी रख देंगे, आगा जी ने दो टोक लहजे में कहा। आगा जी, आप समझते नहीं हैं, जाव्यार ने अपनी शादी का इख्तियार अपनी माँ को दिया है। तुम्हारी बात ठीक है, मगर तुम्हारी बीबी जान कह रही थी कि उसने कहा है कि मनाइल के अलावा वो किसी भी लड़के से शादी कर लेगा, और फिर अगर उसने अपनी माँ को इख्तियार दिया है तो बाप से इख्तियार छीना भी तो नहीं है। जाव्यार की शादी जिमल से ही होगी, ये हमारा फैसला है, आगा जी ने अटल लहजे में कहा। जाव्यार तक ये बात पहुंची तो उसने यही समझा कि हो ना हो उसमें जिमल की कोई कारस्तानी ज़रूर है। अब कहो, क्या ख्याल है? जीत लिया ना जिमल रेहान ने तुम्हें, हमजा ने जाव्यार से कहा, जो इस वक्त ज़रमीना पुप्पो की तरफ आया था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अलबत्ता शादी तय होने के बाद एक घर में रहते हुए भी जिमल उसे नज़र नहीं आई। शादी का मतलब जीतना कब हुआ? उसने कीचेन मेज़ पर रखा। अच्छा, ये बात है, तो यूँ समझो कि वो जीत से 2 कदम के फासले पर है। कबल इस वक्त कुछ मत कहो, मैं बता चुका हूँ कि मोहब्बत बेख्तियारी है और मैं खुद पर कंट्रोल रखता हूँ। इतनी आसानी से मुझे मोहब्बत हो जाए ये मुमकिन नहीं है। वो ज़रा सा मुस्कुराया था। आसानी कहाँ यार, वो तो पूरी की पूरी बदल गई है। मिलो तो लगता ही नहीं है कि ये वही जंगली बिल्ली जैसी जिमल है। हमजा भी ज़िद पर था, जिस पर जाव्यार उसे बुरी तरह घूर गया। चलो अच्छा, एक वादा करो, जिस दिन तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। वो हारने वालों में से ना था। ओके, फ़िलहाल तुम चल रहे हो, शॉपिंग के लिए कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदना है। जाव्यार ने रुख बदल दिया। जिमल के लिए कुछ ख़रीदना है, हमजा ने सुलगाया। शट अप, अगर तुम ढंग का नहीं बोल सकते तो मत जाओ मेरे साथ। उसने बाजू से पकड़कर हमजा को खड़ा किया, अपनी कीचेन भी झुक कर मेज़ से उठा ली और बाहर की जानिब बढ़ गया। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो नाच नाच के पागल हो जाती। जोहा हैरान थी कि ये लड़की जाव्यार से शादी का सुनकर भी वैसी की वैसी थी। ना कोई हंगामा, ना कोई भंगड़ा। नाचूं ताकि जाव्यार अवान को यकीन हो जाए कि मैं उसको मुतासिर करने के लिए ड्रामा कर रही थी।
वो मुस्कुरा कर कहती और ये मुस्कुराहट उस पर बेहद सज रही थी। तो यार वो कौन सा हर वक्त घर पर होते हैं, जोहा ने कहा। अच्छा तो फिर किस गाने पर नाचना चाहिए? वो टेरेस पर बैठी चांद रात का लुत्फ ले रही थी। वो गाना गाने लगी तो वो भी उसका साथ देने लगी। वो स्विमिंग का मूड बनाकर ऊपर आया था वहीं से। बड़ी मम्मा बड़ी अम्मी शादी के लिए कैसे मान गई? उसने सबरीना से ये बात पूछी तो उन्होंने ये रिश्ता आगा जी ने तय किया है और उनके कोई कुछ नहीं बोलेगा। वैसे भी जावियार को अपनी मर्ज़ी से शादी करनी थी। मेरा ख्याल है जावियार तुम जिमल को ले जाकर पसंद का लिबास ले लेते। वो बीबी जान के कमरे में उनके पाँव दबा रही थी जब जावियार आया था अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढता हुआ। एक चढ़ती सी नज़र उसने जिमल पर डाली थी। जिमल ने उसे देखते ही अपनी सारी हसियात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जो जावियार को देखते ही बेकाबू होने लगती थी। बीबी जान मुझे ख़वातीन की शॉपिंग का कुछ तजुर्बा नहीं है और जब शादी आगा जी की पसंदीदा लड़की से कर रहा हूँ तो फ़कत अरूसी लिबास पसंद करने से क्या होता है। मम्मा से कह दीजिए वो पसंद कर लेंगी। पल भर में वो उसे उसके औकात बताकर जा चुका था। ठीक ही तो कहता है, उसे भला कब मालूम है कि लड़कियां शादी पर कैसे कपड़े पसंद करती हैं। जरीना के साथ भेज दूंगी तुम्हें, बीबी जान ने कहा। बीबी जान मुझे नहीं जाना, आप बड़ी अम्मी से कहिएगा वो खुद ही ले आएंगी। उसने सहूलत से इनकार कर दिया। दिल पर एकदम बोझ आन गिरा था। हालांकि वो जानती थी कि जावियार कभी भी अपनी पसंद से शादी नहीं करेगा, ना ही उसका दिल जीतना आसान है। फिर क्यों ये दिल उसी रास्ते पर चला है और मज़ीद चलते रहने की आरजू है। वो सर झुकाए सोचे गई। आज वो जावियार के नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगवा रही थी। मेहंदी लगवाने के लिए सबरीना उसको और जोहा को शहर के मारूफ पार्लर में लेकर आई थी। मेहंदी लगाने वाली लड़की बेहद खुश मिजाज थी। मेहंदी लगाने के दौरान वो जिमल से दूल्हा का नाम पूछ चुकी थी और अब मुस्कुरा कर कह रही थी, शादी वाली रात अपने दूल्हा से कहना कि तुम्हारी हथेलियों में अपना नाम ढूंढ के दिखाए। मैंने मेहंदी से बहुत छुपाकर जावियार इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में लिखा है, तुम भी कोशिश कर देखो। और ये कहकर जोहा की जानिब बढ़ गई। बहुत ढूंढने के बाद उसे पता लगा कि जावियार कहाँ लिखा है। अब यही गेम वो लड़की जोहा के साथ खेल रही थी। फेशियल वगैरह से फारिग होकर वो गाड़ी में आन बैठी, जिसे ड्राइवर अनायत खान चला रहा था। हम आपके कंधे पर सर रख लूँ? सिमल ने पूछा तो सबरीना ने बढ़कर खुद ही उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। जोहा मुस्कुरा रही थी। अचानक ही फायरिंग हुई और गाड़ी को बुरी तरह झटका लगा। गाड़ी एक दरख्त से टकराकर रुक गई। उन सब की चीखें निकल गई। उनकी गाड़ी के साथ चलती बजारों तेज़ी से आगे बढ़ गई। सबरीना ने हिम्मत करके गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो तीनों बाहर निकल आई। फिर आगे की खबर ली। अनायत खान का सर डैशबोर्ड से टकराकर जख्मी हो गया था। एक गोली शायद उसके बाजू को छूकर निकली थी। सबरीना ने बैग से सेलफोन निकाला और अवान हाउस कॉल करने लगी। ये जगह कदरे सुनसान थी। दिन के वक्त भी यहाँ आमदो रफ्त ना होने के बराबर होती थी। 10 मिनट बाद 2 अलग अलग गाड़ियों में जिब्रान और जावियार जाए वकुआ पर पहुंच गए। जिब्रान ड्राइवर और जोहा को लेकर अस्पताल रवाना हो गया, क्योंकि जोहा को भी कुछ खराशें आई थी, जबकि जावियार की गाड़ी में जिमल और सबरीना अवान हाउस लौट आई। इम्तियाज़ अवान और बख्तियार अवान परेशान थे कि ये हरकत किसकी हो सकती है। आगा जी का कहना था कि कोई दुश्मन है जो अवान हाउस की खुशियों से जलता है। जावियार चाहता था कि पुलिस इंक्वायरी करवाई जाए, मगर आगा जी इसके हक में नहीं थे, तो वो खामोश हो गया। शहरयार के जाने के बाद दिल एकदम से उस हंगामे के लिए आमादा नहीं होता था, सो मेहंदी वगैरह की रसूमात से परहेज़ किया गया था। शादी से एक रात पहले यंग जनरेशन ने लॉन में ही कुर्सियाँ लगाकर गो के घर के अफराद के साथ एंजॉय करने का प्रोग्राम बनाया, ताकि मालूम तो हो कि अवान हाउस में 3 शादियाँ हैं। सना ने सबसे पहले शुरुआत की। पूरे गाने के दौरान उसकी नज़रें शिजा पर भटक रही थी, जो वर्षा के कान में खुसर फुसर कर रही थी। जावियार आज भी गैर हाजिर था। गवर्नर हाउस में शाया था और वो वहाँ मधु था। अलबत्ता हमजा एक जानी बैठा हुआ था। जिब्रान और मनाहिल ज़बरदस्ती जिमल और जोहा को घसीट लाई थी। हमजा ने बहुत कोशिश की कि जोहा को एक नज़र देख ले, मगर मनाहिल ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। मनाहिल के अंदर का मौसम ये तो वही जानती थी, और वो खुद को पुरसुकून जाहिर कर रही थी, वगरना इतनी रौनक में पल पल उसे शहरयार का मुस्कुराता अंदाज याद आता था। दिल की सरजमीन पर यादों की रिमझिम हो रही थी। जिब्रान ने तान खींची। डोली में बिठा के, सितारों से सजा के, ज़माने से चुरा के। तकरीब ख़त्म होने से पहले ही जावियार आ गया। हमजा ने उसे भी घेरा कि कोई गाना सुनाए। माजरत करके अंदर चला गया। थकन का बहाना काफ़ी था।
दूसरे दिन बीबी जान ने एहतियातन दुल्हन सजाने के लिए ब्यूटिशियन को घर पर ही बुला लिया था कि ये मशवरा ज़ाव्यार का था। इस वक्त वो बड़ी पसंदीदा रूसी लिबास में सजी सवरी ज़ाव्यार के लिए बैठी उसकी मुंतज़िर थी। दिल की तेज़ होती धड़कन से डर रही थी, जाने उसका मूड कैसा होगा। रिश्ता तय होने के बाद से अब तक जिमल ने खुद को किसी खुशगवानी का शिकार नहीं होने दिया था। उसके लिए इतना ही बहुत था कि अब जिमल के नाम के आगे ज़ाव्यार का नाम लगेगा। खटका हुआ और ज़ाव्यार अंदर दाखिल हुआ। जिमल को बेड पर देखकर वो ठटक गया। एक पल को उसका रूप देखकर उसका दिल बेईमान हुआ, मगर बस एक पल को। अगर दुल्हन बनकर इस कमरे तक रसाई का शौक हो गया है तो जाकर कपड़े चेंज करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। कितनी तहकीर थी उसके लहजे में। सिमर का जी चाहा वो अभी अभी ज़मीन में धंस जाए। अपना लिबास बदलती हुई वो बेड से उतरी और लिबास उठाती हुई वो बेड से उतरी। पायल और चूड़ियों की छहकार पर उसने एक मर्तबा फिर पलटकर उसे देखा, नज़रें फेर ली। जब वो कपड़े बदल कर वापस आई तो वह बेड के एक सिरे पर लेटा हुआ था। कमरा खामोशी में डूबा हुआ था, अलबत्ता नाइट बल्ब अंधेरे में देखने की तगोदो में मसरूफ़ था। उसने बेड का कोना संभाल लिया और सोने की कोशिश करने लगी। गुम से ये तसल्ली तो थी कि अब ज़ाव्यार के उससे कोई लेना देना नहीं, वो चाहे तो हाथ बढ़ाकर उसे छू भी सकती है। दूसरे दिन ही ज़ाव्यार ने ऑफिस ज्वाइन किया। जरीना ने बहुत कहा कि तुम दोनों भी चले जाओ, मगर ज़ाव्यार ने यह कहकर मना कर दिया कि काम बहुत है। हमजा और जोहा नॉर्दर्न एरियाज गए थे, घर में सबके सामने। ज़ाव्यार उसके साथ नॉर्मल था, वो अपनी ज़ात पर कभी आँच आने का रवादार नहीं था। अलबत्ता कमरे में इतना अजनबी बन जाता कि जिमल का दम घुटने लगता था। आज उसे बहुत देर हो गई थी, वो अभी तक नहीं आया था। आगा जी की वजह से वो सब रात का खाना जल्दी खा लेते थे। उनका शुगर लेवल हाई रहता था। फ़कत जमल ही थी जो उसके इंतज़ार में बिना खाए पिए बैठी थी। फ़ोन की बेल बज रही थी। उसने जाकर रिसीवर उठाया। हेलो, मैं आज इसी हाउस में ही रुकूंगा, मम्मा को बता देना। ज़ाव्यार को यकीन था कि फ़ोन वहीं रिसीव करेगी। खैरियत तो है ना? सिमर के दिल में अंदेशों ने सर उठाया। हाँ, कुछ ज़रूरी काम है, फुर्सत ही देर से होगी। उसने कुछ भी मज़ीद पूछने का मौका दिए बिना फ़ोन बंद कर दिया। सिमर बड़ी अम्मी के कमरे की जानिब आई कि उनको ज़ाव्यार का पैगाम दे सके, पर अंदर का सन्नाटा बता रहा था कि वो शायद सो चुकी हैं, तो वो भी अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। काम तो कुछ भी नहीं था, मगर उसे लग रहा था कि जिमल उसे अंदर से कमज़ोर कर रही है। हमजा की बातें याद आ रही थी कि जिमल जीत से 2 कदम के फासले पर है। ज़ाव्यार को लग रहा था कि जिमल ने वो 2 कदम का फासला तय कर लिया। अगर आज रात वो घर गया तो उसे जिमल से एतराफ़ मोहब्बत करना पड़ जाएगा। 2 माह में वो लड़की इतना आगे बढ़ चुकी थी। सुबह 7 बजे वो घर पहुंचा तो आगा जी के कमरे में सुबह के आसार थे। बाकी सारा घर ही नींद के मज़े लूट रहा था। वो जानता था कि कुछ ही देर में बाकी सब भी उठना शुरू हो जाएंगे। लॉन से अखबार उठाकर वो अपने कमरे में आ गया। सिमल गहरी नींद सो रही थी। उसके खूबसूरत बाल बेड पर बिखरे हुए थे। बहुत बेख्तियार होकर उसने जिमल की मुअत्तर जुल्फ़ों को छुआ। शायद जिमल की बेखबरी से फ़ायदा उठाकर वो अपना इस्तेहकाक भी इस्तेमाल कर लेता, मगर उसी पल जिमल ने नींद में करवट बदली तो वो एक तवील सांस लेकर वाशरूम की जानिब बढ़ गया। 15 मिनट बाद जब वो तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर निकला तो वो जाग चुकी थी और बेड पर बैठी अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। ज़ाव्यार को देखकर चौंक पड़ी। आप कब आए? जब तुम सोई हुई थी। वो उस पर एक भरपूर नज़र डालकर आईने के सामने खड़ा होकर बाल संवारने लगा। नींद से उठने के बायस वो उसकी नज़रों की तपिश महसूस नहीं कर पाई। जब वो वाशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली तो ज़ाव्यार सोफे पर बैठा अखबार का मुतालिया कर रहा था। आसमानी रंग के सूट में मलबूस बेहद निखरा निखरा लग रहा था। अलबत्ता हेज़ल ब्राउन आंखों की सुर्खी इस बात की खमास थी कि वह रात भरपूर नींद नहीं ले सका। मैं नाश्ते में ऑमलेट लूँगा, उसने फरमाइश की। जिमल उसे पढ़कर देखने लगी, जो अब भी अखबार की जानिब मुतवज्जे था। जिमल का दिल रक्स कर उठा। कितनी खुश थी कि ज़ाव्यार उसे छोटे छोटे कामों के लिए मुखातिब करे। 2 माह बाद आज उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी। वो मुस्कुराती हुई किचन में आ गई। जोहा और हमजा 3 माह बाद वापस आ गए थे और इसके बाद ही कुछ दिनों बाद ज़रमीना फूफो मिठाई लेकर आ गई। वो दादी बनने वाली थी। इस खबर ने सबको खुश कर दिया, मगर साथ ही जहन में इस सवाल ने भी सर उठाया कि जिमल के पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। बीबी जान तो ज़रीना से क्या उठी? ज़ाव्यार और जिमल का बच्चा खिलाने की बहुत आरजू है। बीबी जान, अभी इतना वक्त कब हुआ? जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी नवाज देगा। ज़रीना ने स्वभाव से, जबकि करीबी बैठी
सबरीना सोच में पड़ गई। फिर मौका निकालकर उन्होंने जिमल को घेर लिया। जाव्यार कमरे में नहीं था और वो अलमारी दुरुस्त कर रही थी। आइए मम्मा, उसने सोफे से कुशन उठाकर उनके लिए जगह बनाई। इधर उधर की कुछ बातों के बाद वो असल मकसद की जानिब आ गई। जाव्यार का रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? ये सवाल वो पहले भी कर चुकी थी। मम्मा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, आप क्यों परेशान होती हैं? उसने माँ के गले में बाहें डाली तो उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली। माँ को वहम करने की आदत होती है, और तुम्हारी और जोहा की शादी साथ ही हुई है। लोग घूमने फिरने भी गए हैं, और तुम दोनों ने शादी के बाद एक दफ़ा भी कहीं घूमने फिरने नहीं गए। वो मज़ीद भी कुछ कहते कहते रुक गए। दरवाजे से अंदर आता जाव्यार उधर ही रुक गया, जिमल का जवाब सुनने के लिए। मम्मा, आप जानती हैं जाव्यार असिस्टेंट कमिश्नर है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उन पर, उनकी जॉब में इतना टाइम ही नहीं मिलता। उसने जाव्यार की वकालत की। उसी वक्त सबरीना की नज़र दरवाजे पर गई। खड़े जाव्यार पर पड़ी तो वो सोफे से खड़ी हो गई। कहाँ थे तुम जाव्यार? मैं स्टडी में एक बुक ढूंढ रहा था। उसने हाथ में पकड़ी किताब लहराई। आइए बैठिए। नहीं बेटा, मैं चलती हूँ, आगा जी की चाय का टाइम हो रहा है। आगा जी सिर्फ सबरीना के हाथ की चाय पीते थे। क्या कह रही थी पुप्पो? वो सबरीना के जाने के बाद सोफे पर बैठता हुआ पूछने लगा। बस यूं ही माओ वाले वहम सताते उन्हें। वो बालों को कैचर से आज़ाद करने लगी ताकि सुलझा सके। मसलन उसने एक गहरी नज़र जिमल के चमकते चेहरे पर डाली। पता नहीं कौन से टोटके आजमाने लगी है ये लड़की, उसने सोचा। मसलन यही कि हम दोनों शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, तो शायद मैं खुश नहीं हूँ इस रिश्ते से, उसने बताया। मैं परसों इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तुम चाहो तो चल सकती हो। मैं खुद पर कोई इल्ज़ाम लेना पसंद नहीं करूँगा। किन किन इल्ज़ामात से बरी होंगे आप जाव्यार अवान साहब? उसे आजकल अपने खाली दामन का शिद्दत से एहसास होने लगा था, और यह एहसास इस वक्त होने लगता था जब वो सबको जोहा की खातिरदारी करते देखती थी। सब उसके लिए भी यूं ही मुतरफ होते जो अगर जाव्यार उसे उसके हकूक़ से नवाजता, मगर वो तो उसकी नापसंदीदा थी। फिर कैसे वो उसे इस काबिल गर्दानता? बहुत कम उम्र से ही जाव्यार में एक आदत थी, नापसंदीदा चीज़ों को वो छूना पसंद नहीं करता था। पर जिमल को वो ये शर्फ कैसे बख्शता? ये बात अब जिमल की समझ में आ गई थी। क्या क्या इल्ज़ामात तुमने मेरे खाते में डाल रखे हैं? कौन सा हक तुम्हारा इस घर में पूरा नहीं हुआ? क्या पाबंदी है तुम पर, बताना पसंद करोगी? वो तल्ख हुआ। हक की बात तो ना करें, एक अरसा हुआ मैंने मांगना और छीनना दोनों छोड़ दिया। अलबत्ता मैं किसी को खुद पर तरस खाते नहीं देख सकती। उसकी पलकें भीग गई। तभी शीज़ा दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गई। आओ गुड़िया। वो एकदम संभल गया। जिमल भी संभल गई और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने लगी। हमजा भाई और जोहा आप भी आए हैं। हमजा भाई आपका पूछ रहे हैं, उसने बताया। चलो मैं आ रहा हूँ। वो ये सोचकर उठ गया कि जिमल से कभी फिर कभी हिसाब बेकबाक कर लेगा। हाँ साहब, कहाँ तक पहुँची आपकी दास्तान मोहब्बत? हमजा ने टेरिस की कुर्सी संभाल ली। ज़रूरी है कि बीवी से मोहब्बत भी की जाए। वो भी उसके बराबर की कुर्सी संभाल चुका था। 80% लोग तो बिना मोहब्बत के ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार लेते हैं, पर तुम जैसा शख्स जो शादी से पहले ही इन खराफात में पड़ना पसंद नहीं करता, फिर किस्मत से जिमल जैसी लड़की जिसकी शरीके हयात हो, वो उससे मोहब्बत किए बिना नहीं रह सकता। हमजा हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। लगता है तो यही है कि मोहब्बत होती जा रही है, मगर वादा करो कि तुम जोहा से नहीं कहोगे। जाव्यार ने तनबीही लहजे में कहा तो हमजा बोलने लगा। जोहा और मेरे दरमियान इस मौजू पर बात होने की नौबत नहीं आती। वो जोहा से भी यही कहती है कि सब अच्छा है, ख़ास तौर पर तुम बहुत अच्छे हो। मगर तुम क्यों नहीं चाहते कि ये बात उसे मालूम हो? हमजा ने पूछा। मैं तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं होना चाहता कि जिसका बीवी के बगैर गुजारा ही ना हो। एक बार उसे पता लग गया कि जाव्यार अवान उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया तो वो सारे अगले पिछले हिसाब बेबाक करने के चक्कर में लग जाएगी। मैं उसके आगे इतना बेबस नहीं होना चाहता, उसने डूबते सूरज को देखते हुए कहा। उसी वक्त मुलाजमा चाय की ट्रे लेकर आ गई तो दोनों ने मौजू बदल दिया। जाव्यार आज कुछ जल्दी आ गया था। शीज़ा ने बताया था कि जिमल पुप्पो की तरफ गई है जोहा से मिलने के लिए। वो मुलाजमा से चाय का कहकर डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गया। चाय का इंतज़ार करते हुए उसने सुबह का अखबार पढ़ लिया, उठा लिया। दाएं जानिब बीबी जान के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। जिमल का नाम सुनकर वो मुतवज्जे हुआ था। अंदर से बीबी जान और मम्मा महवे गुफ्तगू थी। ज़रीना, तुम अब जिमल को मनाहिल के साथ हॉस्पिटल ले ही जाओ चेकअप करवाने। आज मिसिस अब्बास आई थी, वो भी पूछ रही थी कि जोहा और जिमल के साथ शादी हुई है। जोहा की 2 माह बाद डिलीवरी हो जाएगी। जिमल के यहाँ खुशखबरी है कि नहीं?
मैं लोगों की ज़बान बंद नहीं कर सकती, मगर मेरी बच्ची ये सब सुनेगी तो उसे कितना दुख होगा। उनका लहजा आज़रदा था। आप ठीक कहती हैं बीबी जान, सबरीना भी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती है, मम्मा ने कहा। हालांकि शादी को इतना अरसा नहीं हुआ, मगर जब 2 शादियां साथ होती हैं तो लोगों को इस तरह की बातें बनाने का बहाना मिल जाता है। मगर क्या कहूँ मैं जिमल से, उसे कितना रंज होगा ये सब सुनकर। वो सोचेगी कि हमसे सब्र नहीं हो रहा। मम्मा ने समझाना चाहा। बात बीबी जान की समझ में भी आ गई, इसलिए कहने लगी, रहने दो, मैं इशा के बाद ज़ावियार की औलाद के लिए वजीफ़ा शुरू कर देती हूँ। मेरा मौला सब अच्छा करेगा। बीबी जान की बात सुनकर वो उठने ही लगा था कि मुलाजमा चाय लेकर आ गई। हालांकि अब उसका दिल उचाट हो गया था, मगर वो चाय का कप थाम कर बैठ गया। उसी वक्त टेलीफोन की बेल बजने लगी। वो उठने ही लगा था कि मम्मा ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, क्या कह रहे हो तुम? जिमर ठीक तो है? कहाँ हो तुम? वो तेज़ी से उठकर माँ के नज़दीक आ गया, जो रिसीवर रखते हुए सख्त घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ मम्मा? उसने मम्मा को मुखातिब किया। ड्राइवर था, कह रहा था ज़रमीना के घर से वापसी पर एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी है। जिमल के सर पर चोट आई है। वो उसे लेकर डॉक्टर जैदी के क्लिनिक गया है, वहीं से फ़ोन कर रहा है। वो रोने लगी। किसकी नज़र लग गई है मेरे घर को? इतने में बीबी जान और सबरीना भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई, तो वो मम्मा को उनके पास छोड़कर खुद गाड़ी लेकर डॉक्टर जैदी के क्लिनिक आ गया, जहाँ जिमल और ड्राइवर मौजूद थे। जिमल के सर पर पट्टी बंधी थी, जबकि गुल खान के बाजू पर चोट आई थी। वो गुल खान से हादसे की तफसील पूछने लगा। गुल खान का ख्याल था कि गाड़ी ज़रमीना के घर से वापसी पर उनके पीछे थी, मगर वो उसका नंबर नोट नहीं कर सका। ज़ावियार ने उसे छुट्टी दे दी और जिमल को लेकर घर आ गया। पहले ही उसका ज़हन इंतशार का शिकार था, अब ये नई परेशानी आ गई थी। इंक्वायरी करवाने से पता चला कि वो गाड़ी चोरी की थी। 2 रोज़ पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट इलाके के थाने में दर्ज थी। दूसरे दिन वो इस्लामाबाद चला गया। सिमर को चूँकि सर के ज़ख़म से बुखार आ गया था, इसलिए वो उसे साथ नहीं ले गया। अलबत्ता उसने वहाँ से जिमल की तबीयत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया था, तो वो सो रही थी। वो इस्लामाबाद से आया तो उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए थे। सक्खर जाना था उसे। बीबी जान के कहने पर जिमल ने ज़ावियार के साथ अपना सामान भी पैक कर लिया था। बादाम के दरख्तों से घिरा वो घर बहुत खूबसूरत था, जो ज़ावियार को रिहाइश के लिए मिला था। ज़ावियार ने बताया कि 1-2 दिन में मुलाजिम भी आ जाएगा। फ़िलहाल तो जो करना है उसे खुद ही करना था। ज़ावियार ऑफिस रिपोर्ट करने चला गया, जबकि जिमल दुपट्टा कमर पर बांधकर घर की हालत दुरुस्त करने लगी, जो घर से अटा हुआ था। सफाई से फारिग होकर वो नहाने घुस गई। गीले बालों को सुलझाकर उसने किचन का रुख किया, ताकि खाने पीने का कुछ इंतज़ाम कर सके। किचन में खाने पीने का सामान वाफिर मिकदार में था। फ्रिज भी भरा हुआ था। शायद ज़ावियार पहले ही इंतज़ाम कर चुका था। वो चिकन कढ़ाई चूल्हे पर रखकर पलटी तो ज़ावियार को दरवाजे में इस्तादा देखकर ठटक गई। वो काफ़ी देर से खड़ा उसके बालों से टपकती बूंदों को देख रहा था। सिमल का काम में नहमाक इस कदर गहरा था कि उसे ज़ावियार की आमद का पता ही नहीं हुआ था। वो डुप्लीकेट चाबी से गेट खोलकर अंदर आया था। आप कब आए? वो पूछने लगी। अभी अभी। वो फ्रिज खोलकर पेप्सी का कैन निकालने लगा। खाने में कितनी देर है? ज़ावियार ने पूछा। आधा घंटा लगेगा। उसका जवाब सुनकर वो टीवी लाउंज में जाकर बैठ गया, न्यूज़ चैनल लगाकर। रात के खाने के बाद जिमल ने उसे चाय बना कर दी और फिर इशा की नमाज अदा करने लगी, जबकि वो कमरे में चला गया। जिमल ने दूसरा बेडरूम भी अपने लिए साफ़ कर लिया था। उसका इरादा वहीं सोने का था। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब वो कमरे में नहीं आए तो ज़ावियार उसे ढूंढता हुआ दूसरे बेडरूम में आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह हैरत से पूछने लगा। मैंने सोचा यहाँ सोने में कोई हर्ज नहीं है, उसने अपना इरादा बताया। मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं लाया कि तुम अलग ही दुनिया बसा लो। उसके लहजे में कुछ नया था। वो बिना उसका जवाब सुने उसकी कलाई पकड़कर अपने साथ अपने रूम में ले आया। चाहते क्या हैं आप? वो झुंझलाई। अजीब शख्स से सुकून से जीने भी नहीं दे रहा। मैं तो कुछ नहीं चाहता, अलबत्ता मेरी माँ और दादी को मेरे बच्चों को खिलाने की चाहत ज़रूर है। उसका फिक्रा सुनकर जिमल की पेशानी अर्कलूद हो गई। मगर मैं ऐसी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। उसे भी अब जिद होने लगी थी। ना तो मैंने तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ और ना ही इजाज़त लेने की ज़रूरत है। अब वो नाइट बल्ब जलाने के बाद दूसरी लाइट्स ऑफ कर रहा था। आप समझते क्यों नहीं? समझना ही चाह रहा हूँ। अब के सरगोशी जिमल के बेहद नज़दीक से उभरी थी। आप इस तरह? मगर उसने जिमल को फिक्रा मुकम्मल करने नहीं दिया। अलबत्ता उसकी बेखुदी जिमल को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या वो उससे मोहब्बत करने लगा। अगर ऐसा है तो क्या चीज़ उसे इजहार से रोक रही है? सुबह जब वो नाश्ता करने आया तो वो मुंह फुलाए किचन में मसरूफ़ थी। उसे देखकर नाश्ते के लवाजमात सेट करने लगी।
तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। मैं आइंदा से इस तरह आपके लिए तख्ता मशक नहीं बन सकती, सुना आपने? चीख कर बोलती हुई वो पहले वाली जिमल लग रही थी। मुझे अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करना, मिसेस जिमल अवान। जिमल को चिढ़ाना उसे अच्छा लग रहा था। मुझे कराची जाना है। उसने ट्रैक बदला। अभी नहीं। वो अंडा छुरी से काटने लगा तो वो चाय का कप टेबल पर पटक कर किचन से वॉकआउट कर गई। साव्यार ने बेहद सुकून से नाश्ता मुकम्मल किया और ऑफिस चला गया। आज उसे जिमल की कोई हरकत बुरी नहीं लग रही थी। अवान हाउस से हर दूसरे दिन फ़ोन आता था। फर्दन सभी से बातचीत होती। साव्यार अपने कहने पर कार बनता। बाज़ औक़ात वो सोचती कि अगर ये शख्स महज मेरा दिल बहलाने के लिए कह दे कि इसे मुझसे मोहब्बत है तो मेरी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। मगर साव्यार अवान अपनी ज़िंदगी का मालिक था। रोज़ वो शब यूं ही गुजर रहे थे। कराची से फ़ोन आया था कि जोहा के यहाँ बेटी हुई है। वो बेचैनी से साव्यार की मुंतज़िर थी कि उसे ये खबर सुनाए, लेकिन आज वो लेट हो गया था। मुलाजिम भी काम ख़त्म करके जा चुका था। वो शदीद बोरियत महसूस कर रही थी, इसलिए टीवी लगाकर बैठ गई। अचानक खूब अंधेरा छा गया। लाइट चली गई थी। वो सोफे पर ही पाँव समेट कर बैठ गई। अंधेरा उसे डराने में कामयाब हो रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर कैंडल रोशन कर लेती। अचानक छत पर ठीक ठक ठक होने लगी, जैसे कोई मौजूद हो। उसकी चीख निकल गई, साथ ही आंखों से आंसू बहने लगे। लब यही दुआ कर रहे थे कि ज़ाव्यार जल्दी आ जाए। शुरू से भरे पड़े घर में रही थी, ऐसा इत्तेफाक कभी हुआ नहीं था। न जाने रोते रोते कितना वक्त बीत गया। जब अचानक दरवाज़ा खुला, रोशनी की एक लकीर अंदर आई। ज़ाव्यार ने अपने सेलफोन की टॉर्च जलाई थी। उसे देखकर वो उठी और दौड़ती हुई उसके सीने से जा लगी और मज़ीद रोने लगी। साथ ही बोल भी रही थी, किसी को मेरी परवाह नहीं है। डर के मारे दम भी निकल जाता तो यहाँ कौन मेरे लिए मरा जा रहा है। ज़ाव्यार ने बिना कुछ कहे उसे अपने असार में ले लिया। वो अब भी ज़ाव्यार को अपनी नाजुक बाहों में जकड़े खड़ी थी। इसी दौरान लाइट भी आ गई। फिर ज़ाव्यार ने उसे सोफे पर बिठाया और उसके लिए पानी का गिलास ले आया, जिसे उसने थाम लिया। आंसुओं में अब तेज़ी नहीं रही थी। ज़ाव्यार का दिल उसकी हालत देखकर पिघल रहा था। शाम से वो कितनी ही बार फ़ोन ट्राई कर चुका था, मगर शायद रिसीवर ठीक से नहीं रखा हुआ था। उसे अचानक एक मीटिंग में जाना पड़ गया था। किसी का फ़ोन आया था जिमल? उसने पूछा। कराची से फ़ोन आया था, वो सू करती हुई बताने लगी। तुमने रिसीवर ठीक से नहीं रखा। मैं शाम से ट्राई कर रहा हूँ, मगर मुसलसल इंगेज की टून आ रही है। मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ गया था। वो टाई की नोट ढीली करता हुआ बोला। फिर खाने के बाद उसने ज़ाव्यार को बताया कि जोहा के यहाँ बेटी हुई है। ज़ाव्यार भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने हमज़ा को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। जिमल ने भी जोहा से बात की। सुबह जब वो सोकर उठी तो सर चकराने लगा और तबीयत मतलाने लगी। शायद रात खाना देर से खाया था, इसलिए उसने खुद ही नतीजा अख्ज़ किया। फिर उसे क्या आने लगी। वो भागकर वाशरूम की जानिब गई। ज़ाव्यार सोकर उठा तो वो सोफे पर लेटी थी। हालांकि वो उसके उठने से पहले नाश्ता बना लेती थी। उसने सोचा कि रात देर से सोने के बायस उसकी नींद पूरी नहीं हुई। वो खुद ही किचन में आकर नाश्ता बनाने लगा। हमज़ा सुनता तो कितना हंसता। वापस आकर देखा तो वो अभी भी सोई हुई थी। जिमल जब सोकर उठी तो वो ऑफिस जा चुका था। फ्लास्क में चाय रखी थी, एक प्लेट में अंडा ऑमलेट और ब्रेड भी थी, मगर उसे ये सब देखकर दोबारा से मतली होने लगी तो वो बिना खाए पिए कमरे में आ गई। 12 बजे के करीब ज़ाव्यार का फ़ोन आया। वो पूछ रहा था कि उसने नाश्ता कर लिया। दिल ही नहीं चाह रहा, अजीब सी तबीयत हो रही है। शायद रात को खाना देर से खाया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, मैं 2 बजे तक आता हूँ, तो फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। उसका मुतवक्किल लहजा जिमल के मन आंगन में फूल खिला गया। ज़ाव्यार जैसा शख्स उसके लिए परेशान है। 2 बजे वो आया तो उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी। नाश्ता तो नहीं किया था, अलबत्ता चाय पी चुकी थी। वो उसे डॉक्टर आसमा के क्लिनिक ले आया, जो घर से नज़दीक था। डॉक्टर आसमा ने एक टेस्ट करने के बाद ज़ाव्यार को बताया कि वो बाप बनने वाला है। उसका दिल ये खबर सुनकर झूम उठा। क्लिनिक से वापसी के सफ़र में वो चेहरे पर ज़माने भर की बेजारी सजाए बैठी थी। इतनी बेजार क्यों हो रही हो? उसने विंड स्क्रीन पर से नज़र हटाकर उसे देखा। आपका मकसद तो पूरा हो गया है, अब मुझे कराची भिजवा दें। जिमल मुंह बनाकर बोली। इतनी जल्द तुम मुझसे बेजार हो गई हो? दावे तो बहुत करती थी, अब अमल का वक्त आया तो भाग रही हो। अल्फाज से ज़्यादा उसका लहजा मायने खेज था। जिमल सटपटाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। रास्ते में ज़ाव्यार ने एक जगह से खाना पैक करवाया था। खाने के बाद उसने अवान हाउस फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई थी, इसलिए शाम तक वहाँ से मुबारकबाद के फ़ोन आते रहे।
बीबी जान चाहती थी कि जिमल ये अरसा अवान हाउस में गुजारे। मजबूरन जाव्यार को हामी भरनी पड़ी। हालांकि अब उसका दिल आमादा नहीं हो रहा था कि जिमल को खुद से दूर भेजे। 2 दिन बाद जबरान आया। वो जी मैं आज ही गांव से आया हूँ, मुझे आर्जी तौर पर रखा है, काम पसंद आ गया तो नौकरी पक्की हो जाएगी, वो दान निकाल कर बोला। जबरान सर हिलाता हुआ पिछला दरवाज़ा खोल कर बैठ गया। जिमल पहले ही बैठ गई। ड्राइवर ने भी सीट संभाल कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। 10 मिनट के सफ़र के बाद गाड़ी अचानक रुक गई। क्या हुआ? जबरान जी भर के बेजार हुआ। जिमल की भी बुरी हालत थी। गाड़ी में कोई ख़राबी हो गई है। ड्राइवर बोनट खोलकर खड़ा हो गया। जबरान भी बाहर निकल आया। इस सुनसान इलाके में ही इसे ख़राब होना था। यहाँ तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी। पीछे होने वाली आहट पर वो मुड़ना चाहता था, मगर सर पर अचानक किसी वजनी चीज़ की ज़रब ने उसे मौका नहीं दिया और वो लहराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। यही हाल जिमल का हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसे खिड़की से कोई चीज़ सुंघाई गई थी। जाव्यार पहली फ़्लाइट से कराची पहुंचा था। टेलीफोन पर पापा ने उसे वहाँ की सूरत हाल बताई तो उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। जिमल और जबरान को लेने जो ड्राइवर एयरपोर्ट गया था, उसे किसी ने ज़ख्मी करके झाड़ियों में डाल दिया था। और जो शख्स जिमल और जबरान को लेने एयरपोर्ट गया था, उसने जबरान को बताया था कि वो नया ड्राइवर है। रास्ते में उसने बहाने से जबरान को बेहोश कर दिया था और जिमल को लेकर गायब हो गया था। जबरान को होश आया तो वो गाड़ी में बेहोश पड़ा था और ड्राइवर जिमल समेत लापता था। और ऐन उसी वक्त असल ड्राइवर ज़ख्मी हालत में अवान हाउस पहुंचा था। जाव्यार ने अपना सारा असर रसूख लगाया हुआ था जिमल के मुतल्लिक कुछ मालूम हो जाए, मगर 2 दिन गुजर जाने के बावजूद भी कुछ पता न चला। बीबी जान खुद को मुजरिम गर्दान रही थी कि अच्छी भली वो सखर में रह रही थी कि उन्हें क्या सूझा और उसे बुलवा भेजा। पता नहीं कौन लोग हैं और उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। हमने तो कभी उसके साथ सख्ती नहीं की। जरीना परेशान हो रही थी जबकि सबरीना चुपचाप आंसू बहा रही थी। उनके जीने का वाहिद आसरा भी जिमल उनकी जान थी अपनी बेटी में। जिमल को जब होश आया तो उसने खुद को नीची छत वाले कमरे में पाया जिसमें कोई खिड़की कोई रोज़न नहीं था। दाएं तरफ बाथरूम था जिसका दरवाज़ा हाथ खुला था। बाएं जानिब सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। शायद ये किसी घर का तहखाना था। उसके दोनों हाथ हथकड़ी नुमा किसी चीज़ से बंधे हुए थे। कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पता नहीं कितना वक्त हुआ था उसे यहाँ आए हुए। हर दर्जा नकाहत तारी थी उस पर। थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पर गशी तारी हो रही थी। कमरे में अंधेरे को दूर करने के लिए एक कमज़ोर बल्ब रोशन था। न जाने कौन सी घड़ी थी जब सीढ़ियों पर आहट सुनाई दी। उसने बामुश्किल बंद होती आंखों को खोला। एक पल को उसकी धड़कनें भी मुंजमद हो गई। जीन्स और शर्ट में मलबूस तायशा सीढ़ियाँ उतर कर आ रही थी। तो तुम अभी ज़िंदा हो, बहुत जानदार हो, इतने दिन से बिना खाए पिए भी ज़िंदा हो। तायशा उसके नज़दीक आकर रुक गई थी। तायशा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे जाने दो। उसने अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। हलक में कांटे चुभ रहे थे। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है। तायशा को ज़िंदगी में पहली बार हार से 2 चार करने वाली तुम हो जिमल। तुम्हारी औकात क्या है? मैंने तो तुम्हारी शादी से पहले ही तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, मगर मेरे आदमी से चूक हो गई। फिर अचानक मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया और तुम जाव्यार से शादी रचा कर बैठ गई। 1 हफ्ता हुआ है मुझे पाकिस्तान लौटे, और जब मैं डेरा ज़रगीन में थी तो मुझे मालूम हुआ कि तुम जाव्यार के बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये सुनकर ही मेरे तन बदन में आग लग गई। ओ यार, जाव्यार तुमसे मोहब्बत करता है। अवान हाउस वालों ने जब मेरा रिश्ता नामंजूर किया था, उस वक्त ही मैंने सोच लिया था कि मैं जाव्यार को किसी का नहीं होने दूंगी। उसका हर लफ्ज़ जहर में बुझा हुआ था और आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थी। तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। फर्स्ट ईयर से शिजा और मेरा और जाव्यार का साथ है। मैं अच्छी तरह उसके हर मिजाज से वाकिफ़ हूँ। नापसंदीदा चीज़ों को वो छूना पसंद नहीं करता। ये क्या कह रही थी? जिमल की आंखें खुल गई। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तभी उसने तुम्हें इस एजाज़ से नवाजा है। मगर अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इसके बाद जाव्यार की बारी। उसे सरकारी मामलात में ऐसा उलझाऊंगी कि वो कहीं का नहीं रहेगा। तायशा कुछ और भी कह रही थी। पेट में अजीब सी गड़गड़ाहट हो रही थी। भूख से बुरा हाल था। कहीं मैं मर तो नहीं रही, ये आखिरी ख्याल आया था। फिर इसके बाद जिमल की आंखें बंद हो गई। रात के पिछले पहर वो जाए नमाज हाजात पढ़ने के बाद जिमल की बाजियाबी के लिए दुआ गो था। मेरे अल्लाह उसे मुझसे मिला दे। अब मैं उससे कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसे बता दूंगा कि मैं कब से उसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मगर मेरी अना हाथ बांधे सामने खड़ी रहती है, मुझे इजहार से रोकती है। मगर अब मैंने अपनी अना को
पापा जंजीर कर दिया है, मैं उसके बगैर अधूरा हूँ। मेरे मौला मुझे मुकम्मल कर दे, मुझे नवाज दे, मेरी फरियाद सुन ले मालिक। आंसू निकलकर जायनमाज में जज्ब हो रहे थे। बहुत देर बाद उसने अपने मालिक से हम कलाम होने के बाद सजदे से सर उठाया और अपना चेहरा साफ करने लगा। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उसे एक खौफ जकड़ने लगा था। अगर जिमल को कुछ हो गया तो? कई जगह पुलिस ने रेड की थी, कितने ही लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका था, मगर जिमल के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। टेलीफोन की बेल बजी तो वो सर से टोपी उतारकर टेलीफोन की जानिब बढ़ा। यस, जावेयार स्पीकिंग। दूसरी जानिब जावेयार का दोस्त था, डीएसपी सरफराज, जो इस इलाके में तैनात था जहां से जिमल लापता हुई थी। जावेयार, आधे घंटे पहले शाहराह फैसल पर तायशा जरगीन का एक्सीडेंट हुआ है। लगता है भाभी के अगवा में तायशा का हाथ है, तुम फौरन आ जाओ। सरफराज ने फ़ोन बंद कर दिया। जावेयार सारा रास्ता यही सोचता रहा कि तायशा ने ऐसा क्यों किया। 20 मिनट बाद वो सरफराज के सामने था। तायशा नशे की हालत में ड्राइविंग कर रही थी। उसे शदीद ज़ख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल में एडमिट किया गया है। हम अस्पताल चल रहे हैं। सरफराज अपनी सीट से उठ गया। जिमल का कुछ पता चला? वो बेकरारी से पूछने लगा। तायशा गफलत में एक ही जुमला दोहरा रही है, वो उसे कभी नहीं मिलेगी। वो दोनों जीप में आ बैठे थे। जावेया ने अपनी गाड़ी उधर ही मोड़ दी। इस बात से लग रहा है कि हमें तायशा के ज़रिए ही भाभी की खबर मालूम होगी। मैंने सब इंस्पेक्टर को टीम के साथ तायशा की रिहाइशगाह को चेक करने भेजा है, सरफराज ने बताया। वो दोनों रास्ते में थे जब सब इंस्पेक्टर सफदर का फ़ोन आ गया। सरफराज उससे बात करने लगा, फिर फ़ोन बंद करके पहले उसने ड्राइवर को रूट बदलने की हदायत की, फिर जावेयार से मुखातिब हुआ। तायशा की रिहाइशगाह में एक तह खाना है और वहाँ एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली है। हम उधर ही चल रहे हैं। जावेयार को अपनी धड़कन डूबती हुई महसूस हुई। कुछ देर के बाद गाड़ी एक ज़ेरे तामीर कोठी के कंपाउंड में रुक गई। नज़दीकी कोई 2 कांस्टेबल खड़े थे। सरफराज उनसे कुछ पूछने के बाद जावेयार को लिए अंदर जा रहा था। जावेयार को अपनी धड़कन की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसका दिल जिमल की खैरियत के लिए तस्बीह कर रहा था। तह खाने में बेहोशी की हालत में जिमल मौजूद थी। सरफराज का एक मतहत जवान के साथ जो इनके साथ तह खाने तक आया था, वो कुछ फासले पर खड़ा हो गया। जावेया ने उसका नाम लेकर मुखातिब किया, मगर वो होशो खर्च से बेगाना थी। जावेया ने सरफराज को मुखातिब किया। मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। सरफराज ने अपने मतहत को जावेयार के साथ जाने का इशारा दिया। जावेयार ने झुककर जिमल को ठंडे फर्श पर से अपने बाजुओं पर उठा लिया था। उसकी आंखों के गिर्द हल्के बेहद गहरे हो रहे थे। रंगत में हल्दी की अमेजिश लग रही थी। अस्पताल में उसे फौरी ट्रीटमेंट दी गई। आधे घंटे बाद उसकी नब्ज़ कुछ बेहतर चलने लगी तो जावेयार ने अवान हाउस को इत्तला कर दी। 15 मिनट बाद अवान हाउस से पहली गाड़ी अस्पताल आ चुकी थी, जिमल को देखने के लिए, जो अभी तक बेहोश थी। 2 दिन बाद जावेयार सरफराज के ऑफिस आया था। तायशा का उसी रात इंतकाल हो चुका था। जावेयार ये गुत्थी अब भी सुलझा नहीं पाया था कि तायशा को जिमल से क्या दुश्मनी थी। यही सवाल उसने सरफराज से किया तो वो बोलने लगा। सही जवाब तो भाभी ही दे सकती हैं। मैं तो एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो तुमसे मोहब्बत करती थी और तुमने उसके बजाय भाभी से शादी कर ली, तो उसने अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए भाभी को अगवा करवा लिया, सरफराज ने बताया। मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं हुआ उसकी फीलिंग्स का, वो पुरसोच अंदाज में बोला। शायद इसलिए कि वो जानती थी कि तुम अपनी वालदा की पसंद से शादी करोगे, और अगर तुमसे मोहब्बत का इजहार कर देती तो तुम्हारी नज़र में उसका इमेज ख़राब हो जाता। सरफराज अच्छी तरह सोच विचार कर चुका था। बहरहाल असल बात तो जिमल ही बता सकती है। उसने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अब कैसी तबीयत है भाभी की? सरफराज ने पूछा। पहले से बेहतर है, मगर बहुत चुप चुप रहती है, शायद खौफ सताए। मैं अब हॉस्पिटल ही जाऊंगा। वो उठकर खड़ा हुआ और सरफराज से मुसाफा करके बाहर आ गया। हॉस्पिटल में उस वक्त जिमल के पास सबरीना और जरीना दोनों मौजूद थी। सबरीना उसे सूप पिला रही थी। जावेयार को देखकर किसी ख्याल से उसकी पलकें बोझल हो गई। पहली दफ़ा वो उसके जागते में आया था। जिमल अब कैसी हो? उसके बेड के नज़दीक खड़ा पूछ रहा था। अब तो बेहतर हूँ, बिना खाए पिए कभी इतना वक्त गुजारा नहीं है, इसलिए आप सबको भी परेशान कर दिया। आखिरी अल्फाज उसने बड़ी अम्मी से कहे थे। जावेयार भी माँ के पास ही बैठ गया। कुछ पता चला तायशा ने ऐसी हरकत क्यों की थी? उन्होंने बेटे को मुखातिब किया। सरफराज का ख्याल है कि इसे आपकी बहू से जलन महसूस हुई थी, इसलिए उसने जिमल को अगवा कर लिया था। जावेयार ने बगौर जिमल को देखा, जिसकी जर्द रंगत में जावेयार की बात सुनकर सुर्खी की लहर दौड़ी थी। वो अपने अंजाम को पहुंच गई है, अल्लाह हमें भी मज़ीद आजमाइशों से बचाए। बड़ी अम्मी ने दुआ की। फिर वो दोनों अवान हाउस चली गई, क्योंकि आज रात जावेयार उसके पास रुक रहा था। तायशा ने तुम्हें बताया कि उसने ये हरकत क्यों की थी?
ज़ावियार बेड पर उसके नज़दीक बैठा पूछ रहा था। आप जानते तो हैं। उसकी नज़रें अपनी हथेली पर ठहरी थी। ज़ावियार ने उसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए। मेरी तरफ देखकर बात करो जिमल। वो ये समझती थी कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो अब भी उसकी शर्ट को देख रही थी। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तायशा ये बात समझ गई, मगर तुम जो मेरे नज़दीक रहती हो, तुम नहीं समझ सकी। वो एक जज़ब के आलम में बोला। आपने कभी एहसास होने ही नहीं दिया। आदत जो नहीं है मुझे किसी के नखरे उठाने की। एक मर्तबा बहुत गरूर से यह बात कही थी कि मेरे दिल के दरवाजे जिमल के लिए कभी नहीं खुलेंगे। शायद मेरा गरूर अल्लाह को पसंद नहीं आया, या फिर तुम्हारी दुआएं मकबूल हो गई कि मैं शादी के कुछ अरसे बाद ही खुद को कमज़ोर पाने लगा। एक लड़की ने मेरी मोहब्बत में खुद को क्या से क्या कर दिया। कितनी तजलील की थी मैंने तुम्हारी, तुम फिर भी साबित कदम थी। शायद मैं अब भी तुम्हें ये ना बताता, मगर जब तुम अगवा हुई तो मेरा चैन व सुकून गारत हो गया। मैंने अल्लाह से दुआ की कि तुम मुझे मिल जाओ, तो मैं अपनी अना को पसे पुश डालकर तुम्हें बताऊंगा कि अब ज़ावियार अवान भी जिमल की मोहब्बत में निकम्मा हो गया। उसने अपने लबों से जिमल की हथेली पर फूल खिलाए तो वो सुर्ख हो गई। पापा बता रहे थे कि डॉक्टर वकार का प्रपोज़ल मनाहिल के लिए आया है। मनाहिल को मना लो तो फिर उसकी शादी के बाद हम तुम भी घूमने चलेंगे। वो उसे अपना प्लान बता रहा था और वो सोच रही थी कि ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई है। बस उसे इन दिनों को भुलाना होगा जो उसने तायशा की कैद में गुजारे थे। इस खौफ को दिल से निकालना होगा जो उसके दिल में जड़ पकड़ कर बैठ गया है। और उसे उम्मीद थी कि वह ज़ावियार की हमराही में बहुत जल्द सब भुला देगी। और ये था नावल, कंप्लीट नावल। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। दरमियान में मैं बहुत ज़्यादा अटक रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हुआ था नावल और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या लिखा हुआ था, तो थोड़ा बहुत ऐसे चल जाता है। अगर प्रिंट अच्छा हुआ हो नावल तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होती अब पढ़ना, लेकिन खैर ऐसा भी हो जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी कुछ गलतियाँ होती हैं उर्दू में। हाँ, मेरी कुछ गलतियाँ होती हैं, मुझे अंदाज़ा है। कुछ अल्फाज का मुझे नहीं पता, मैं उनको गलत बोल जाती हूँ, बट जो मुझे कभी बता देता है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बट समटाइम्स ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी में मेरे से वर्ड्स गलत बोले जाते हैं, तो इसमें भी कुछ हो जाता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। तो आप लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा इस चीज़ को, और क्या किया जा सकता है। अब मैं परफेक्ट तो हो नहीं सकती और कोशिश की जा सकती है, जो कि मैं करती हूँ। तो आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।